नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आज शुरुआत कर रहे हैं हरिद्वार से आई एक दर्दनाक खबर के साथ। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में भगदड़ मचने की वजह से 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। 25 से 30 लोग घायल हो गए हैं। तस्वीरें आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। 2 किलोमीटर लंबा जाम लग जाना, 2 किलोमीटर तक इतनी भीड़ हो जाना कि वहां से लोगों को निकलने का रास्ता ना मिले, सांस लेने की जगह तक ना बने। छोटे छोटे बच्चे इस भीड़ में दबे चले जा रहे थे। ये गलती किसकी है? प्रशासनिक स्तर पर कहां लापरवाही हुई है? मंदिर में भगदड़, कहा यह जा रहा है कि बिजली के तार में करंट की अफवाह के बाद फैली। हरिद्वार के डीएम के मुताबिक कुछ लोग बिजली की तार का सहारा लेकर ऊपर चढ़ रहे थे। पहले तो आप ये सोचिए कि ऐसी परिस्थिति आई ही क्यों कि बिजली के तार का सहारा लेकर उन्हें ऊपर चढ़ने की नौबत आ गई। और फिर ये अफवाह फैली कि तार में करंट आ रहा है, और फिर अफवाह ऐसी कि इतनी भीड़ थी कि भगदड़ तो मचनी तय थी। ऊपर से बारिश का मौसम, सड़क पर फिसलन, सकरा सा रास्ता, और 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। सरकार ने पूरी घटना के लिए मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें 15 के लोग घायल हैं, कुछ सीरियस हैं जिनको हमने रेफर किया है। 6 लोगों की डेथ इसमें हुई है। और साथ ही वहाँ पर जो मौके पर हमने जो भी प्रथम दृष्टया जो जांच की है उसमें यही समझ में आ रहा है कि किसी ने ऐसा अफवाह फैलाई है कि वहाँ पर करंट आ रहा है तार में, क्योंकि कुछ हमने फोटोग्राफ्स देखी हैं जिसमें तार टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि लोगों ने तार खींचकर चढ़ने का प्रयास किया है दीवार पर, और उसी वजह से कुछ भगदड़ हुई है। क्योंकि जो भी हमारे डॉक्टर्स ने भी यही बताया कि जो डेथ हुई है वो भगदड़ की वजह से हुई है, ना कि करंट लगने की वजह से। तो इस पर अब आगे जांच भी की जाएगी और हम इसमें इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ। हमने जो फोटोग्राफ्स और वीडियोस देखे हैं हमें पता चल रहा है कि वहाँ पर तार कुछ टूटे हैं, लोगों ने तार खींचकर दीवार चढ़ने का प्रयास किया था, और उससे कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई कि वहाँ पे करंट आ रहा है, जिसकी वजह से भगदड़ हुई। ये कोई गलत फहमी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लापरवाही है। सावन के महीने में वैसे भी मंदिरों तक पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का तांता कुछ ज्यादा ही लंबा होता है, और ऊपर से मनसा देवी का मंदिर आप जानते हैं कि वो पहाड़ी पर बना हुआ है। 2 रास्ते हैं यहां तक पहुंचने के। एक जिस रास्ते से ये भीड़ आप देख रहे हैं, और दूसरा रास्ता जो ट्रॉली के जरिए वहां तक पहुंचाता है। इतनी भीड़ इकट्ठा होती चली गई कि 2 किलोमीटर तक पांव रखने की जगह तक बाकी नहीं रही। प्रशासन क्या कर रहा था? क्योंकि हमारे संवाददाता जो वहां से रिपोर्ट भेज रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि इससे पहले कि कुछ किया जाता तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी, बहुत देर हो चुकी थी। आप ये तस्वीरें देखें, और जब बहुत क्लोज तस्वीरें जाएंगी तो आपको छोटे छोटे बच्चे इसमें दिखाई देंगे, परेशान हो रहे हैं, सांस लेते उनसे नहीं बन रहा है। उनके माता, उनके पिता कैसे उनको फिर कंधों पर लेकर ऊपर की तरफ जितना वो बच्चों को ले जा सकते। ये देखिए, एक नीली टी-शर्ट पहना हुआ बच्चा है, एक माँ की गोद में छोटा सा बच्चा रोया चला जा रहा है। अब आप ये देखिए इस तस्वीर को, ये किसकी गलती है, किसकी लापरवाही है? ये कहना तो बड़ा आसान है कि मंदिरों में भीड़ लग जाती है, और लोगों की भी गलती है कि बड़ी संख्या में क्यों इस तरीके से जब देख रहे हैं भीड़ तो क्यों चले जा रहे हैं। लेकिन प्रशासन ऐसी ही परिस्थितियों के लिए तो होता है कि वो व्यवस्थाओं को संभाले। भीड़ ज्यादा हो गई है तो वैकल्पिक रास्ता बनाएं, आगे ज्यादा भीड़ हो गई तो पीछे से लोगों को आने से रोका जाए। लेकिन 2 किलोमीटर तक क्या प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी, इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। सभी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, राहुल महाजन जी, विनोद अग्निहोत्री जी और सुनील चौगांवकर जी। ये तस्वीरें आप सबके सामने हैं, और सुबह से तस्वीरें बहुत विचलित कर रही हैं, बहुत परेशान कर रही है। ये जानलेवा लापरवाही है हर्षवर्धन जी, जानलेवा लापरवाही। नहीं, देखिए, ये इस पर हम लोग बार बार बात करते हैं, और दुर्भाग्य ऐसा कि ये क्रम नहीं टूट रहा है। ये ठीक बात है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत के मंदिर बहुत बेहतर हुए हैं। जब हम अयोध्या का राम मंदिर देखते हैं, काशी विश्वनाथ धाम देखते हैं, मिर्जापुर विंध्याचल कॉरिडोर देखते हैं, मथुरा को बेहतर होता हुआ देखते हैं, लेकिन अभी भी देश के ढेर सारे ऐसे मंदिर हैं जहां मंदिर तक पहुंचना एक बहुत, जिसको कहें कि कठिन तपस्या जैसा हो जाता है। वहां तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन क्या अब ये वक्त नहीं है कि देश के सभी ऐसे जो प्रमुख मंदिर हैं उसमें रजिस्ट्रेशन के बिना ऊपर जाने की इजाजत न दी जाए? कम लोग हों, ज्यादा लोग हों, जैसे आप तिरुपति में व्यवस्था करते हैं कि जब तक नीचे आप तिरुपति में रजिस्ट्रेशन नहीं करा लेंगे तब तक ऊपर तिरुमला की पहाड़ी पर नहीं जाएंगे। जो पहली चेक पोस्ट होती है वहीं से ही आपकी चेकिंग शुरू हो जाती है।
तो ये व्यवस्था देश के सभी मंदिरों में करनी पड़ेगी। दूसरा जो ज्यादा चिंता की बात है, जैसे मनसा देवी है, हम लोग पिछले 3 दशक से तो कम से कम मैं भी देख रहा हूं, मनसा देवी की स्थिति हमेशा बड़ी खराब रहती है, क्योंकि रास्ता नहीं है, जो आपने भी बताया कि ट्रॉली वाला है, एक ऊपर जाने का रास्ता है। अब बहुत कम लोग उसमें वैसे भी इतनी लंबी लाइन रहती है, कम से कम 2 से 3 घंटे की लाइन ट्रॉली पे रहती है, क्योंकि जाहिर है ट्रॉली तो 2 जाएगी 2 आएगी, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता है, और जो रास्ता होता है कम होता है। ऊपर से इस मनसा देवी मंदिर के आसपास मतलब पहाड़ी के आसपास कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आप टिक के खड़े भी हो सके। अगर आप मंदिर पे ऊपर चले गए और कहीं भगदड़ जैसी स्थिति बने तो कुछ बचने की भी गुंजाइश नहीं। और वहां एक जो ज्यादा खतरनाक बात है कि इस सब के बावजूद जो भीख मांगने वाले हैं, जो ऐसे गिरोह दिखते हैं, वहां से बच्चे भी कई बार गायब होते हैं, इन सब के बावजूद वहां प्रशासन की व्यवस्था आज तक दुरुस्त नहीं हो पाई। अब जाहिर है जब इतनी भीड़ होगी, उसको संभालने रोकने वाले लोग नहीं होंगे, तो ऐसी अप्रिय घटना आती है। 6 लोगों की जान चली गई, दर्जनों लोग घायल हैं। लेकिन यह सोचना पड़ेगा कि क्या अभी भी प्रशासन में, सरकार में कोई संवेदना जगी है, और कोई रास्ता तो हमें खोजना पड़ेगा। हम श्रद्धालुओं को नहीं कह सकते हैं कि वो भीड़ थी तो क्यों नहीं आए, आप उनको रोकिए ना, उनके लिए व्यवस्था कराइए, उनके लिए रुकने का इंतजाम कराइए। तिरुपति में जब भीड़ हो जाती है तो एक चैम्बर में आप रुकते हैं, वहीं कुर्सी की व्यवस्था कर दी गई, वहां बैठते हैं, और जब आगे वाला निकल जाता है तब फिर आपको खोला जाता है। यह व्यवस्था देश के सभी मंदिरों में होनी ही चाहिए। राहुल जी, ये जो कहा जाता है ना कि मैजिस्ट्रियल जांच हो जाएगी, कहां पर लापरवाही हुई है ये सब देखा जाएगा, ये सब अब सिर्फ पूरी बकवास लगती है। एक बार हादसा हो गया, और ऐसा नहीं है इस तरीके का कोई पहला हादसा है। एक तस्वीर में पुरानी याद कर रही हूँ, जोधपुर में भी जो फोर्ट में माता का मंदिर है, वहां तक पहुंचने का भी रास्ता ऐसा ही है, सीधा सीधा खड़ा रास्ता है, और अगर भगदड़ मची, जो कि मची थी, तो दौड़ के फिर वहीं से लोगों को लौटना है, क्योंकि और कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। खैर, उस हादसे के बाद एक वैकल्पिक रूट भी तैयार किया गया, बहुत प्रशासनिक स्तर पर भी बहुत सारे कदम उठाए गए, लेकिन ये सब हादसों का इंतजार किया क्यों जाता है? देखिए, पूरी तरह से इसे लापरवाही कहा जा सकता है, क्योंकि बड़ा आसान होता है कि आप अगर ये तय कर लें कि इतने लोग वहां पर हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो मिल ही रही होती है प्रशासन को, अगर तय कर लें कि इतने लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और जगह नहीं है वहां पर, तो बाकी लोगों को ना जाने दिया जाए और वहां पे भीड़ ना बढ़ने दी जाए। ये व्यवस्था ऐसा नहीं है कि कोई अचंभे वाली व्यवस्था है, राम मंदिर में ये व्यवस्था है, वैष्णो देवी में ये व्यवस्था है, नहीं जाने दिया जाता ना ऊपर वैष्णो देवी में, बाकायदा उतने ही लोगों को जाने दिया जाता है जहां जितने अकोमोडेट वहां हो सके, आसानी से हो सके। तो ये व्यवस्था बिल्कुल प्रशासन कर सकता है, और इसके लिए प्रशासन को कोई नया तकनीक लाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ठीक बात। तो ये प्रशासन की गलती है जिसके कारण इस तरह के हादसे होते हैं, और उसके बाद जांच चाहे आप 10 या 15 बिठा रखिए, उससे क्या फर्क पड़ता है, जिसकी जान चली गई है वो तो चली गई। ये तस्वीरें वाकई में विचलित करने वाली है। अब करंट की अफवाह फैलाई गई या करंट आ रहा था, विनोद जी, ये कौन तस्दीक करेगा? 6 लोगों की तो जान चली गई, 25-30 लोग घायल हो चुके हैं। देखिए मीनाक्षी जी, जो राहुल जी ने कहा या हर्षवर्धन जी ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इनकी बात से। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, सिर्फ लापरवाही नहीं है, आपराधिक लापरवाही है, और प्रशासन की तरफ से। और हमें मतलब हमारे देश में इतने ये हादसे बड़े आम बात है, महाकुंभ हो तो हादसा, रेलवे स्टेशन हो तो भगदड़, बिहारी जी का मंदिर हो तो भगदड़, मनसा देवी का तो भगदड़, जोधपुर की देवी का तो भगदड़, कामाख्या, मतलब कोई ऐसा तीर्थ स्थान, धर्म स्थान बता दीजिए जहां भीड़ ना जाती हो और भगदड़ ना होती हो और प्रशासन कुछ सीख लेता हो। मजिस्ट्रेट जांच, आज तक कभी मजिस्ट्रेटी जांच की कोई कार्रवाई की रिपोर्ट आई कि इतने लोगों को सजा हुई? कुंभ में भगदड़ हुई थी, कितने लोगों को सजा मिली? किसी को कोई जिम्मेदारी ठहराई किसी की? रेलवे स्टेशन पे हुई थी, किसी को मिली सजा? ये तो ये हाल की घटनाएं हैं, या इसके पहले जहां जहां आप देख लीजिए, जांच हो जाती, शांत करें, जांच हो गई, ज्यादा हुआ तो मुआवजा दे दिया गया, यानी मौत की कीमत लगा दी गई। और सरकारें, क्योंकि सार्वजनिक विमर्श में कभी ये हादसे मुद्दा बनते ही नहीं। अभी वो जो राजस्थान में छत गिरी, बच्चे मरे, अभी वो पुल गिरा गुजरात में, और कोई सरकार हो, मैं किसी एक सरकार की दोष नहीं दी, सारा राजनीतिक तंत्र हमारा, वो चाहे कांग्रेस की सरकारें रही हो या भाजपा की सरकारें हो या गैर भाजपा गैर कांग्रेस सरकार, सबका रवैया एक है बिल्कुल इन मामलों में। बंगाल में पुल गिरता है तो भी वही हाल, बिहार में गिरता तो गुजरात में गिरता तो वो, मतलब कोई इससे अछूता नहीं है। और पूरा राजनीतिक जो हमारा वर्ग है वो एक ही तरह सोचता है, बड़े कैजुअल तरीके से। आम आदमी की जिंदगी जो है उसको इतना सस्ता मान लिया गया है। वीआईपीज जाएंगे तो उनके लिए सायरन में जाती हुई गाड़ियां जाएंगी, पुलिस वाले आ जाएंगे, भीड़ खाली करा देंगे, वो स्पेशल दर्शन की व्यवस्था होगी उनके लिए, गर्भगृह में बैठा के पूजा करा दी जाएगी, सब होगा। सामान्य व्यक्ति जाएगा
तो अपनी जान पे खेल के जाएगा और बगदड़ हो, मरे, घायल हो, जूझे, जो भी करे, भगवान भरोसे छोड़ दीजिए। ये अच्छा कहा हर्षवर्धन जी, कुछ तीर्थ स्थानों में अच्छी व्यवस्था हुई है, जैसे विश्वनाथ जी में कॉरिडोर बना, महाकाल में बना, या अपना अयोध्या में राम मंदिर तो नए बना है, अभी बिहारी जी में बनाने की तैयारी हो रही है, बड़ा विरोध हो रहा है। पुराने मंदिरों में भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। बिहारी जी के मंदिर में कॉरिडोर बना, उसका विरोध हो रहा है, उसका विरोध हो रहा है। हम में से जो भी वहां गया है, बिल्कुल, आप बच्चों के साथ जाते हैं तो बिल्कुल आपकी सांस अटकी रहती है, कैसे निकलेंगे? हम फंस चुके हैं उसमें, भीड़ में चारों तरफ से भीड़ आती है और लगता है कि कहां से निकलने का रास्ता ही नहीं, उधर से आ रहे हैं, उधर से जा रहे हैं, और वो गली में लोग, मतलब मैं फंस चुका हूं उसमें। 2022 की बात है। और इसमें जो कहते हुए थोड़ा सा संकोच भी होता है और लगता है कि ये जो वहां के व्यवस्थापक हैं, पंडे पुजारी हैं, इनके ऊपर भी सवाल उठता है। ये चाहते हैं कि बड़ी छोटी सी व्यवस्था रहे जिसमें उनका कुछ विशेषाधिकार रहे। अभी हमने देखा वो खाटू श्याम जी महाराज या कहां का था, जहां किसी जो भक्त गए हुए थे, श्रद्धालु गए हुए थे, उनको कुछ दुकानदारों ने पीट दिया, अब वहां लोग जा नहीं रहे। मुझे लगता है ये भी सब उससे जुड़े हुए मसले हैं कि जो ऐसे रास्ते हैं जहां सकरा कर दिया, जहां जाने की गुंजाइश नहीं है, और बांके बिहारी इसका एक बड़ा उदाहरण है, जिस तरह से विरोध हो रहा है। मुझे लगता है वहां के लोगों को आगे आना चाहिए, सेवायत को आगे आना चाहिए। सावन, नवरात्रि, शिवरात्रि, ये ऐसे अवसर है, रामनवमी में, जब तीर्थ स्थानों पर भीड़ होती है। हिंदुस्तान में ना जनता सुधरने वाली है, ना जनता के प्रतिनिधि सुधरने वाले। न जनता भी अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझती, ना प्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे को लेकर आप इतने घर में उसमें माए जा रही है, आप ये तो देखिए इतनी ज्यादा भीड़ है, बच्चों को नहीं ले जाना चाहिए, बच्चे को लेकर आप घुस रहे हो। अभी 3 साल बच्ची है ना, थोड़ी देर भीड़ कम हो जाए, 1 घंटे बाद जाइए। आप जानते हो कि इस तरीके से जरा सी भाग दौड़ में अगर बच्चे की जान चली जाएगी, महिलाएं गिर जाएंगी, बुजुर्ग महिलाएं रहती हैं, तो भाई आप लोग थोड़ा रुकिए ना, पहले भीड़ कम हो जाने दीजिए, फिर आप जाइए। जब आपको दिख रहा है कि यहाँ देखने वाला कोई प्रशासन का आदमी नहीं है, प्रशासन लापरवाह है, प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं की है, तो कम से कम आप तो अपनी जान बचाइए, आप तो सर यही होता है ना, आस्था ना फिर ये सब देख नहीं पाती। पति पत्नी जा रहे होंगे तो सोचते हैं बच्चे को पीछे कहाँ छोड़े, चलो उसको भी लेके चलते हैं, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन ऐसी चुनौतियों का जब सामना भक्तों को करना पड़ता है तो प्रशासन को अपनी आंखें खोल देनी चाहिए, और नहीं अगर खोलते हैं तो हम यहाँ खड़े हैं मुद्दा उठाने के लिए। अगली खबर बिहार की। बिहार का सियासी घमासान हर किसी की जुबान पर है, क्योंकि इसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई देती है। लेकिन इस बार मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। अब तक तो 2 खेमों में जंग होती रही, लेकिन 2025 का संग्राम बिल्कुल अलग है। अब तक एनडीए बना महागठबंधन में सियासी खींचतान होती रही, लेकिन इस बार सीन डिफरेंट है। समीकरण बदल चुका है, क्योंकि मैदान में प्रशांत किशोर फैक्टर भी है। जन स्वराज पार्टी भी ताल ठोक रही है। अब तक दूसरी पार्टियों को जीत का मंत्र देने वाले पीके खुद के लिए जमीन तलाश रहे हैं। इसी बीच इंडिया टीवी से बातचीत में प्रशांत किशोर ने बड़ा दावा कर दिया। अगर उनकी भविष्यवाणी सच निकली तो यकीन मानिए बिहार का सियासी समीकरण बदल जाएगा। प्रशांत किशोर का वो बयान मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले अपने मैं मेहमानों से जानना चाहती हूं कि पीके का वोट जब बटेगा तो किस किस तक पहुंचेगा। और सर, छोटी पार्टियों के पास जाएगा वोट, जेडीयू के पास जाए, जेडीयू का वोट काटेंगे, आरजेडी का वोट काटेंगे, छोटी पार्टियों का वोट काटेंगे, किसका सबसे ज्यादा वोट? देखिए, ये निर्भर करेगा प्रशांत किशोर किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन सा उम्मीदवार देते हैं, उसके हिसाब से हम तय कर पाएंगे किसका वोट काट रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई मुस्लिम बहुल कॉन्स्टिट्यूंसी है और वहां अगर वो मुसलमान कैंडिडेट दे देते हैं, कोई ऐसा पोटेंशियल मुसलमान कैंडिडेट जो कि जिसको आरजेडी से टिकट नहीं मिला, तब वो महागठबंधन का वोट काटेंगे। इसी तरह अगर किसी भूमियार या सवर्ण राजपूत बहुल कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी मजबूत सवर्ण को टिकट दे देते हैं, जिसको बीजेपी से या जनता दल यू से टिकट नहीं मिला, तो वो फिर उनका वोट काटेंगे। प्रशांत किशोर एक दुधारी तलवार है बिहार की राजनीति में, वो दोनों तरफ मतलब मार करेंगे, वोट काटने के। लेकिन मैं एक बात बता दूं, प्रशांत किशोर सिर्फ वोट काटने का ही काम नहीं करेंगे, प्रशांत किशोर वोट अपने लिए जनरेट भी कर रहे हैं। जितनी मेहनत प्रशांत किशोर ने की है पिछले 2 सालों में, वो निश्चित रूप से उसको देखने लायक है। और जिस तरह का फीडबैक आ रहा है उसमें वो एक अपने लिए एक समर्थक वर्ग भी तैयार कर रहे हैं, जो सभी जाति धर्म वर्ग के बीच से आ रहा है, खासकर युवाओं में, क्योंकि युवाओं में एक ट्रैक्शन है उनको लेकर के। तो ऐसी स्थिति में युवा वोटर किसके साथ जाएगा और किसका कटेगा, ये थोड़ा देखना होगा, लेकिन एक ट्रैक्शन बना है उनके लिए। तो विनोद जी, जिनको कह रहे हैं 2 धारी तलवार है प्रशांत किशोर, वो खुद क्या कह रहे हैं, आइए वो आपको एक बार सुनाते हैं। इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने बड़ा चौंकाने वाला बयान दिया है, आप सुने। तो सबसे पहला नुकसान होगा छोटे दलों का, जो कि ऑलरेडी आपको दिख रहा है कि उन दलों की करीब करीब उनके कार्यकर्ता, उनके वर्कर सब जनसुराज में आ गए, उनकी कोई चर्चा नहीं है। बस एक चर्चा है आरजेडी लेड अलायंस, एक चर्चा है बीजेपी जदयू, और तीसरा है जनसुराज।
वो ऑलरेडी हो गया। नेक्स्ट जो हिट होगा वो होगा जदयू को, उसके वर्कर, समर्थक, वोटर सबसे बड़ी संख्या में जनसुराज की ओर आएंगे। थोड़ा सा और अगर उफान हुआ और जनसुराज की ताकत बढ़ी तो नेक्स्ट डैमेज होगा भाजपा को बड़ी, क्योंकि वहां पर दो तरह के लोग आएंगे। एक जो कि भाजपा के यहां के कार्यशैली, यहां के लैक ऑफ लीडरशिप से परेशान है, एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ है। दूसरा कुछ उसमें एक ऐसा भी वर्ग है कि ठीक है ऊपर मोदी है, नीचे तो हमको जनसुराज चाहिए, इसलिए सेकंड कटेगा भाजपा का। और जब ये दोनों कटेगा तो तीसरा जो मुसलमान जो यहाँ 30 वर्ष से लालू जी की बंधुआ मजदूरी कर रहा है, वो जब देखेगा कि इतनी बड़ी संख्या में एनडीए के लोग जा रहे हैं तो वो टूटेगा। इसी ऑर्डर में नुकसान होना है। तो प्रशांत किशोर ने हर्षवर्धन जी ऑर्डर बता दिया है। बीजेपी का वोट टूटेगा तो लैक ऑफ लीडरशिप की वजह से टूटेगा, एंटी इनकम्बेंसी की वजह से टूटेगा, या फिर इसलिए टूटेगा कि चलिए हमारे पास केंद्र में मोदी जी तो हैं ही, यहां पे हम विकल्प ढूंढते हैं। अभी मैं कुछ ही दिन पहले इसी कहानी कुर्सी की मैं इनकी बड़ी प्रशंसा कर रहा था कि बड़ा मेहनत कर रहे हैं बहुत कुछ, लेकिन इनके अंदर का वो पीपीटी वाला नेता जाता नहीं। राजनीति ऐसे होती है क्या कि आज एक स्टेप चढ़ेंगे, अच्छा ठीक है यहां तक पहुंच गए, अब दूसरा स्टेप चढ़ेंगे यहां तक पहुंच गए, ये सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन लैडर से ही तो धीरे धीरे नहीं, ऐसे लैडर बिल्कुल नहीं। राजनीतिक लैडर तो ऐसे चलता ही नहीं है। ऐसे थोड़ी ना होगा, अच्छा ठीक है आज हमारे साथ ये छोटी पार्टियों वाले मतदाता समूह आ जाएंगे, कल ये वाले आ जाएंगे, फिर भाजपा वाले आएंगे, फिर मुसलमान कहेंगे अच्छा चलो अब चलते हैं। क्यों कहेगा मुसलमान आपके साथ चलते हैं? वो राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ के कहेगा? या भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का सीधे मुकाबला हो रहा है तो आपके साथ क्यों जाएगा? आप कोई विकल्प नहीं दे रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि भाई तुम लोग इतने दिनों से इनके साथ थे, अब इधर चले आओ क्योंकि हम आ गए। ऐसे राजनीति नहीं होती। और आप जब कहते हैं कि ये लैक ऑफ लीडरशिप, फिर कहते हैं कि वो वाला एक मतदाता आ जाएगा जो कहेगा वहां तो मोदी जी ठीक है यहां पीके। ये एकदम शब्दावली वही है जो 2020 का चुनाव मेरे ख्याल से, या जो ये दिल्ली का चुनाव हुआ था अगर मैं ठीक याद कर रहा हूं तो उसमें 15 वाला तो उसमें लिखा था कि ऊपर वाली दिल्ली में मोदी और नीचे वाली दिल्ली में केजरीवाल। बाकायदा केजरीवाल तक ने एक जगह ये भाषण दे दिया था। कॉपी पेस्ट चल रहा है क्या? और कॉपी पेस्ट पॉलिटिक्स एक जगह की दूसरी जगह नहीं जाती। मेरा मानना है कि प्रशांत किशोर मेहनत कर रहे हैं, विकल्प दिखा रहे हैं, बड़े वर्ग को, एक वर्ग को आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन वो जिस अंदाज में पावर पॉइंट मोड वो भूल जाते हैं बीच बीच में ना कि अच्छा ये हमको वहां बताना था जो हमारा वॉर रूम बनेगा, क्योंकि वो लड़ाते रहे ना चुनाव, तो वहां वो नेता को बताते थे, वो जनता को बताने लगते हैं। और एनालिसिस भी उसी वॉर रूम से भी आ रहा होगा। एक बात जो उनके इस बयान में समझ में आई राहुल जी, वो ये कि आरजेडी का वोट यानी कि इंटैक्ट है, टूटेगा तो पहले छोटी पार्टियों का टूटेगा, उसके बाद जेडीयू का टूटेगा, उसके बाद बीजेपी का टूटेगा, और तब कहीं जाकर अगर लगता है तो फिर आरजेडी का टूटेगा। नहीं, पर कौन सी छोटी पार्टियों को टूटेगा? बिहार की पॉलिटिक्स को जो लोग जानते हैं वो तो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है और इंटैक्ट बिल्कुल कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है। कि आप चिराग पासवान, जो कि आजकल बहुत उनकी दोस्ती भी चल रही है, चिराग पासवान और इनकी काफी एक दूसरे के फेवर में बयान देते हैं, उनका वोट तोड़ेंगे? दलित वोट है वो, या तोड़ पाएंगे। दुसाद कम्युनिटी से है वो, और वो अगर बिहार में देखें तो 5.31% उसका वोट है, शेयर है। और अगर उसके बाद दलित वोट और देखें तो और अगर चमार कम्युनिटी देखें 5.25%। तो अगर किसकी ओर देखिए, इनकी जो बातें हैं ना उसमें बहुत सारी बातें एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये कोशिश कर रहे हैं कि 60 की उम्र से जो लोग ऊपर होंगे हम उनको इतना पैसा देंगे, जो बच्चे जो हैं वो आजकल गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ पाते, हम उन्हें प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएंगे जब तक व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो जाती। ये सब बातें भी कर रहे हैं। साथ में जितनी डिबेट्स में मैं रहा हूँ, जिसमें इनके प्रवक्ता आए हैं, वो कभी ये नहीं कहते कि हम कास्ट बेस पे अपने कैंडिडेट्स नहीं खड़े करेंगे। अगर वैसे ही कैंडिडेट खड़े करेंगे तो क्या ये श्योरिटी है किसी का वोट कटेगा? मायावती ने कोशिश की थी ना उत्तर प्रदेश में, कट गया, मायावती का खुद का वोट नीचे आ गया। तो फिर कैसे करेंगे? इसके लिए कोई सॉलिड रोड मैप जो है मुझे प्रशांत किशोर की बातों में नहीं दिखाई देती। अच्छा, ये कास्ट बेस्ड तरीके से ही समीर जी मतदान होगा या कुछ पैटर्न बदल सकता है? ऐसी कोई संभावना दिखाई देती है? देखिए, प्रशांत किशोर बहुत शानदार राजनीतिक रणनीतिकार रहे, सलाहकार रहे हैं, और मुझे लगता है उनकी बिहार की राजनीति भी बहुत शानदार तरीके से वो अपने आगों को लेकर जा रहे हैं। ये बार बार कहा जाता है कि भाई बिहार की राजनीति कास्ट बेस्ड वोटिंग होती है। हिंदुस्तान में ऐसा कौन सा प्रदेश है जहां जाति की राजनीति नहीं होती? गुजरात में क्या जाति की राजनीति नहीं होती?
क्या कर्नाटका में वोकलिंगा और लिंगायत की जाति नहीं होती? क्या आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में रेड्डी और कम्मा कम्युनिटी की राजनीति नहीं होती? क्या महाराष्ट्र में दलित और मराठाओं की राजनीति नहीं होती? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के इतने लोकप्रिय मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, मोदी के कितने जाति के गुजरात के अंदर वोटर होंगे? मोदी को स्वीकार किया ना। उसी गुजरात के अंदर जो KHM का जो कांग्रेस का समीकरण था, उससे खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने अपना गठबंधन किया ना। नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार की जाति के 2% वोटर भी नहीं बिहार में। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए ना वहां पर। तो जाति के आधार पर वोट होते हैं, लेकिन जाति के समीकरण को आप कैसा सेट कर रहे हो? ये जरूरी नहीं कि प्रशांत किशोर पांडे है तो पांडे होने के कारण उनको किसी जाति का वोट नहीं मिलेगा। तो जाति का समीकरण आप कैसे बनाते हो भारतीय राजनीति के अंदर, ये बहुत महत्व की बात रखती है। वो अपना कोई भी वोट किसी का बहुत फिक्स लंबे समय तक राजनीति में नहीं रहता है। भारत की राजनीति को अगर आप ध्यान से देखोगे तो किसी भी राज्य में और किसी देश में कोई लंबे समय तक किसी का राजनीतिक बपोती नहीं रहा है कि मराठा होगा तो वो बीजेपी को ही वोट देगा या कांग्रेस को ही देगा, ब्राह्मण होगा तो वो सिर्फ कांग्रेस को ही देगा, बीजेपी को नहीं देगा। वोट समय के हिसाब से बदलता रहा है। 15 साल लालू के साथ जो वोटर कई बार रहा है वो टूटकर दूसरे दलों में भी गया है। और 20 साल से नीतीश की राजनीति को जवाब देना पड़ेगा कि 20 साल नीतीश और भारतीय जनता पार्टी ने बिहार की राजनीति में क्या किया है। जो 15 साल आप लालू का जंगल राज बताते रहे, 20 साल बाद बिहार में अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ये है तो जनता अगर जवाब पूछेगी तो विकल्प देखेगी, और विकल्प में अगर जन सुराज सामने दिखेगा तो जन सुराज के बाद वोटर जाएगा। और मुझे लग रहा है इस सबसे बेहतर विकल्प इस समय जन सुराज जनता को नजर आ रहा है और बहुत बेहतर प्रदर्शन करने की स्थिति की तरफ प्रशांत किशोर बढ़ रहे हैं। क्या बात है सर, आप कह रहे हैं कि सबसे बेहतर विकल्प अगर प्रशांत किशोर दिखाई दे रहे हैं। मैं सहमत हूं समीर जी की बात से कि एक नया अट्रैक्शन उनके लिए पैदा हो रहा है बिहार में। जो मतलब अब कितना कहां तक जाएगा, बिहार बड़ा राज्य है। दिल्ली की बात अलग, दिल्ली सिटी स्टेट था, अरविंद केजरीवाल ने जल्दी बना लिया था, लेकिन प्रशांत किशोर ने इतनी मेहनत की है, इससे उनके प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है अक्रॉस कास्ट लाइंस। आप ये कह रहे हैं आमने सामने भाजपा और राष्ट्रीय जनता दल लड़ने लगेंगे या एनडीए और महागठबंधन, तो उसमें क्या ऐसी भूमिका बचती है किसी पार्टी? इसमें हम थोड़ा सा और चर्चा को आगे बढ़ाना पड़ेगा। कुशवाहा 2-3 सीटों पे तो लड़ेंगे, उसमें कुशवाहा वोट हट जाएगा क्या? माझी वो 1-2 सीटों 3-4 सीटों पे लड़ेंगे, उसमें हट जाएगा क्या? वो इन्हीं छोटी पार्टियों में बोल रहे हैं ना, हट जाएगा एकदम। बात हो रही है प्रशांत किशोर की, जिन्होंने अपने लिए वोट बैंक बनाने की बात की, लेकिन तेजस्वी यादव वोट बैंक के लिए आपस में लड़ रहे हैं। कल चिराग पासवान ने बिहार में बढ़ते हुए अपराध के लिए नीतीश सरकार पर अटैक किया। तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान पर पलटवार किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर चिराग पासवान ये मान रहे हैं कि बिहार में अपराध बढ़ा हुआ है तो एनडीए गठबंधन में क्या कर रहे हैं? ये बात सही है, चिराग पासवान पर यह सवाल एक बार नहीं कई बार उठा है। पहले भी वो कई बार अपनी ही सरकार के खिलाफ बोल चुके हैं। इस बार तेजस्वी यादव ने मौका लपका, उन्होंने कहा कि अगर आप सरकार में हैं तो फिर सवाल क्यों पूछ रहे हो? अगर सवाल है तो फिर सरकार में आप क्यों हैं? यानी व्यवस्था से आपको कोई मतलब नहीं है, उन्हें केवल अपनी कुर्सी से प्रेम है। सबके बयानात एक एक बार आपको सुनाते हैं, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे। पासवान जी ये उठा रहे हैं, मुद्दा उठा रहे हैं, वो भी तो सरकार का ही अंग है। और आप तो केंद्र मंत्री इतने ताकतवर है, आपके तो 5-5 MP हैं, तब आप अपने आप को इतना कमजोर क्यों समझ रहे हैं? चिराग पासवान जी एक तो अपनी सरकार और नीतीश जी पे उंगली उठा रहे हैं, और दूसरा ये दिखा रहे हैं कि वो कितने कमजोर हो चुके हैं। अरे आपको लगता है कि अपराध बिहार में इतना बढ़ गया है, बलात्कार हो रहा है, बिहार में इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है, तब भी आप उसी गठबंधन में क्यों हैं? क्योंकि आपको कुर्सी से प्यार है, और आप इतने कमजोर हो चुके हैं कि आप सरकार में रह के भी कुछ नहीं कर सकते। यू आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, वेदर इन स्टेट और इन यूनियन, यू आर द यूनियन मिनिस्टर, और आप इतना कमजोर हो चुके हैं कि केवल अफसोस करके खत्म कर दीजिएगा। तो ये तो बहुत कमजोर अपने आप को साबित करने वाला बयान उन्होंने दिया है। जो लोग बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं, पहले ये तो सुनिश्चित करें कि उनके दल में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। ये बेहद आवश्यक है कि नसीहत देना, आलोचना करना अगर केवल आपका कर्तव्य है और उससे आपकी जिम्मेदारी की तीसरी हो जाती है तो इतना काफ़ी नहीं है। देश में अपराध मुक्त किसी भी राज्य की कल्पना करना आज के दौर में बेहद मुश्किल है।
घटनाएं कहीं भी होती हैं, बिहार में भी हुई है, लेकिन निसंदेह दूसरे राज्यों के मुकाबले बिहार की कानून व्यवस्था को बेहतर इसलिए हम मानते हैं कि बिहार की पुलिस जिम्मेदारी के साथ अपराधियों की गिरफ्तारी, घटनाओं का उद्भेदन और जिम्मेदार जो लोग हैं उनको कैसे कठोरतम सजा मिले, इसकी रणनीति पर काम करती है। एक के बाद एक जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाओं की एक श्रृंखला सी बन गई है और प्रशासन पूरी तरीके से नतमस्तक दिख रहा है अपराधियों के सामने। ये बात सही है कि जो ये घटना घटी है ये जितनी निंदनीय है, जितनी शर्मनाक है, कार्रवाई भी हुई, गिरफ्तारी भी हुई, पर पहली बात ऐसी घटनाएं घट क्यों नहीं है। बिहार में जिस तरीके से हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार एक के बाद ऐसी श्रृंखला बन गई है और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रशासन पूरी तरीके से नाकामयाब है इन घटनाओं को रोकने के लिए। यही सवाल वो अपनी सरकार से पूछ रहे हैं और इसलिए तेजस्वी यादव चिराग पासवान से पूछ रहे हैं, आप ही की सरकार है, ऐसी क्या मजबूरी है, इतने कमजोर बयान देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आपके तो अब मंत्री भी हैं, आप सिर्फ सवाल मत पूछिए, आप काम करके दिखाइए। लेकिन ये जो चिराग पासवान कर रहे हैं विनोद जी, ये तो उन्होंने 5 साल पहले भी किया था, अकेले वो चुनाव में गए थे, तब वो मंत्री भी नहीं थे, अब तो वो मंत्री हैं, उनके पार्टी के भी सांसद हैं। देखिए वो ये क्यों कर रहे हैं? नहीं, पुरानी अवधि कहावत है कि गुड़ खाए गुलगुला से परहेज करें। सत्ता की मलाई भी आप खाएंगे और जिम्मेदारी भी नहीं लेंगे, यानी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं बिहारी जनता के सामने और सत्ता में आप बने रहेंगे। क्या मंत्री रहें केंद्र सरकार में? एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार तो वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, बस एनडीए है उसमें। ये ठीक है चिराग पासवान के मंत्री नहीं है, उनके विधायक भी नहीं है, इसलिए नहीं है, लेकिन एनडीए में तो शामिल नहीं है वो। इससे उनकी पार्टी को नुकसान होगा? बिल्कुल नुकसान। जो एंटी इनकम्बेंसी का जो प्रभाव है वो जितना जेडीयू पे आएगा, इतना बीजेपी पे आएगा, उतना एलजेपी पे भी आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई? एलजेपी के कैंडिडेट अगर जीतेंगे तो किसको समर्थन देंगे? एनडीए को ही देंगे ना। तो अगर मैं एक वोटर हूं बिहार का और मैं नाराज हूं सरकार से, तो मैं उस पार्टी के उम्मीदवार को क्यों वोट दूंगा जो इसी सरकार को दोबारा बनाने के लिए करे? तो उससे बचने के लिए चिराग पासवान ये दांव खेलना है। देखिए मैं तो बिल्कुल इसके खिलाफ था, मैंने तब भी बोला था और मैं तो वो हूं। सवाल ये नहीं आप इफेक्टिवली करते क्या नहीं, तो फिर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर के बिहार पे कार्रवाई मुख्यमंत्री बदलने की मांग करेंगे? क्या आप उसको लेके कोई गंभीरता के साथ कोई ज्ञापन देंगे जाके? मतलब कुछ तो आप चलिए इस्तीफा ना दीजिए मंत्रिमंडल से। केवल आपके वर्ड्स लिप सर्विस है ना, एक्शंस में भी वो रिफ्लेक्ट दिखाई पड़ना चाहिए। लेकिन फिर सवाल ये है समीर जी, तो अगर इतनी नाराजगी है, अपनी ही सरकार से नाराजगी है, इस गठबंधन की नाराजगी है, तो फिर क्या अकेले चुनाव में जाएंगे? देखिए अगर चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान लगातार बिहार की सरकार पर जिस तरीके से बोल रहे हैं, इतना तीखा हमला तो मुझे लग रहा है तेजस्वी यादव भी शायद नहीं बोल रहे होंगे जितना तीखा हमला चिराग पासवान बोल रहे हैं। मेरी हत्या की कोशिश हो रही है, मुझे बम से उड़ा दिया जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से फेल हो गया है। अगर चिराग पासवान केंद्र में मंत्री है, अगर वो लगातार बोल रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने उनसे कहा कि भाई गठबंधन में रहते हुए आप इस तरीके से नहीं बोल सकते? आपके नीतीश कुमार को घेरने में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह बिहार में उठ रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी ने रोका? मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की मौन सहमति चिराग पासवान को लेकर इस मामले में है। जिस तरीके से 2020 के चुनाव में मौन सहमति भारतीय जनता पार्टी को चिराग पासवान के अलग चुनाव पर लड़ने पर थी, और सबसे ज्यादा नुकसान तो चिराग पासवान ने नीतीश कुमार का किया था। 36 सीटों पर नीतीश कुमार को हरवा दिया था पिछले 2020 की विधानसभा चुनाव में। तो मुझे लग रहा है कि चिराग पासवान या एक प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि जब टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो मुझे ध्यान रखा जाए, मेरे पास सांसद है। हालांकि परसों ही उनकी जो सांसद है वैशाली से वीणा देवी, उनका बयान आया है कि भाई इतनी स्थिति खराब नहीं है, ये छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, इसी बहुत ज्यादा स्थिति खराब नहीं है उनकी। वही वीणा देवी है जो कुछ समय पहले उनके चाचा पशुपति पारस के साथ वो चली गई थी पार्टी छोड़कर, बाद में फिर लौट कर आई, फिर उनको टिकट मिला, वो सांसद बनी है। तो चिराग पासवान लगातार मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक असर उत्पन्न कर रहे हैं। नीतीश कुमार से तो लंबे समय से अपना इसको सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार 5-6 साल से। भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहिए कि या तो वो चिराग पासवान से कह दे कि आप इस्तीफा दीजिए और अपनी अलग राजनीति बिहार के अंदर तय कीजिए, या गठबंधन धर्म का पालन
पालन कीजिए। मुझे लग रहा है चिराग लेकिन पासवान इन दोनों लगातार चीजों का ही उनके ऊपर कोई, समीर जी, असर तो पड़ नहीं रहा है। राजीव रंजन भी जो कह रहे थे वो भी आपने सुना, उससे पहले भी कुछ बयानात जेडीयू की तरफ से आए हैं और बीजेपी खामोश है। अब देखिए बिहार में ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान और जुबानी जंग के बीच नीतीश एकदम चुपचाप है, अपना वोट बैंक बढ़ाने में जुटे हुए हैं। इन दिनों नीतीश रोजाना सुबह कोई ना कोई बड़ा ऐलान करते हैं और इसी सिलसिले में आज उन्होंने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की। यह आयोग सफाई कर्मियों के हितों से जुड़े हुए सुझाव देगा और इसमें अध्यक्ष समेत कुल 7 सदस्य होंगे, जिनमें एक ट्रांसजेंडर सदस्य भी शामिल रहेगा। तो जो बयानबाजियां हो रही है हर्षवर्धन जी, वो बयानबाजियां अलग है, उसकी भी एक पॉलिटिकल कहानी है और एक्चुअल वोट कहां से जनरेट हो सकता है, नीतीश कुमार का इस वक्त पूरा फोकस वहीं पर है। नहीं, निश्चित तौर पर नीतीश कुमार राजनेता के तौर पर तो बड़े कमाल के हैं ही। पिछले कुछ समय से उनके राज्य में आपराधिक घटनाएं हुई, बड़े गंभीर सवाल उठे, उनके स्वास्थ्य को लेकर कितना कुछ वो सक्रिय रह सकते हैं उसको लेकर सवाल हुए। लेकिन इसमें कहीं कोई संदेह नहीं कि आज भी बिहार की राजनीति में अगर सबसे बेहतर कोई नेता है तो वो नीतीश कुमार है। ये नीतीश कुमार को तय करना है कि अभी वो अपने इस व्यक्तित्व में कितना और क्षरण चाहते हैं। जितना क्षरण होना था वो तो बहुत हुआ है, मतलब सच बात ये है होता जा रहा है वो लगातार। सच बात तो ये है कि जिस बड़े व्यक्तित्व के नेता नीतीश कुमार थे, उन्होंने अगर 2020 के बाद कोई सही निर्णय लिया होता, और सही निर्णय मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाजपा के साथ बने रहें कुर्सी छोड़ दें, कोई भी एक सही निर्णय लिया होता तो भारत की राजनीति में नीतीश कुमार का नाम दूसरे तरह से बड़े सम्मान के साथ लिया जाता। वो वाला दर्जा तो खो चुके हैं। लेकिन इस सब के बावजूद बिहार की जनता जो तेजस्वी और लालू जी को देखती है तो उनको नीतीश कुमार बेहतर विकल्प लगते हैं। अब जितने ये ऐलान कर रहे हैं, इन ऐलानों को अगर देखेंगे तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं लगेगा। चुनाव के पहले हर कोई ऐलान करता है, लेकिन मेरा अपना निजी मानना है चुनाव के समय किए हुए ऐलानों का भारत की जनता, भारत के मतदाता कोई लोड नहीं लेते हैं। अगर आपका पुराना जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो उसको सपोर्ट करे तो भले करे। एक बात पर मैं थोड़ा सा सहमत होता हूं कि चिराग पासवान हमलावर हैं तो वो छोड़ दें या भाजपा कुछ कहे, क्यों कहे भाई, राजनीति यही तो है। कांग्रेस अपनी राजनीति करती है, लालू जी तेजस्वी जी अपनी राजनीति करते हैं, और चिराग पासवान तो बिहार की सरकार का हिस्सा भी नहीं, वो क्यों नहीं बोलेंगे। एनडीए गठबंधन में केंद्र में मंत्री हैं, केंद्र सरकार पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहे। और जब सवाल खड़ा करना हो, चंद्रबाबू नायडू को लगा तो उन्होंने बोला ना एसआईआर पर कि ये इस तरह से होना चाहिए। मुझे लगता है राजनीतिक पार्टियां जब अलग अलग हैं तो उनको राजनीति करने का पूरा अधिकार है, और पहले दिन से वो नीतीश कुमार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि अगर उसी शैली में 2020 वाली शैली में 25 में काम करेंगे वो असर नहीं करेगा। राजनीति में एक ही दांव दोबारा काम नहीं करेगा। एक छोटा सा सवाल इस पे राहुल जी, आपका भी रिएक्शन। अगर चिराग पासवान अकेले लड़ते हैं तो किसका फायदा होगा, किसका नुकसान होगा? देखिए, ये मेरे ख्याल से पूरी तरह से प्रेशर टैक्टिक्स है और कुछ नहीं है। देखिए, चिराग पासवान कई तरह की बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं अकेले भी लड़ सकता हूं, उन्होंने इस तरह की भी बातें बीच में की हैं। जो बातचीत सामने आती है उसके मुताबिक चिराग पासवान ने लगभग 41 सीटों की जो एक लिस्ट है उस पर बात वो कर रहे हैं बीजेपी से, और उन्होंने नाम भी दिए हैं उन कॉन्स्टिट्यूंसीज के, 41 कॉन्स्टिट्यूंसीज के, इन पे वो लड़ना चाहते हैं। लेकिन उनको कितनी मिलेगी सीटें ये हम जानते हैं कि बीजेपी इतनी आसानी से कोई बहुत ज़्यादा सीटें चिराग पासवान को नहीं देने जा रही है। रिकॉर्ड अच्छा रहा है, चिराग पासवान ने पिछले 6 जो सीटों पे अपने कैंडिडेट खड़े किए थे 5 वो जीते थे, तो रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। इसलिए भी अगर हम देखें कि चिराग पासवान जो ज़्यादातर बात करें, और नीतीश पे बात करना कोई नई बात नहीं है। चिराग पासवान लगातार नीतीश को निशाने पे लिए रहे हैं, हमेशा से उनका विरोध रहा है नीतीश कुमार के लिए, तो वो उसको आगे बढ़ा। कुछ समय पहले तो उन्होंने एक मंच से कहा था कि अकेले चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है आपको अकेले चुनाव में जाएंगे? मुझे नहीं लगता अकेले चुनाव में जाएंगे, वो भी एनडीए के साथ ही चुनाव में जाएंगे। हाँ, सीटों के लिए वो ये प्रेशर जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं। और दूसरा, जहां तक बिहार की कानून व्यवस्था का सवाल है, आपको आंकड़े देखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है बिहार की कानून व्यवस्था अचानक कोई बहुत अच्छी हो गई है या बहुत बुरी हो गई है। अगर आप हीनियस या फिर वायलेंट क्राइम की बात करेंगे, जो बिहार है वो टॉप 5 में हमेशा रहा है। और अगर आप ओवरऑल क्राइम रेट की बात करेंगे तो बिहार की से 16 राज्य ज्यादा ऊपर क्राइम रेट में। तो ऐसा नहीं है कि बिहार की स्थिति अचानक कोई बहुत ज्यादा खराब हो गई और बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस हो गए। ठीक, एक चीज, अगर वो अकेले लड़ना चाहेंगे तो उनके सामने दिक्कत आएगी। दिक्कत ये आएगी कि तब वो मंत्री नहीं थे 2020 में, वो स्वतंत्र थे, अब वो केंद्र मंत्री हैं।
तो वो बड़ी विचित्र स्थिति हो जाएगी। केंद्र मंत्री रहे और अकेले लड़े भी, हालांकि भारत की राजनीति में सब कुछ संभव है, लेकिन वैसे मुझे लगता है कि अकेले नहीं लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस तो इसी तरीके का था ना कि कहीं पर साथ है, कहीं पर साथ नहीं है। अच्छा, बिहार में बढ़ते हुए अपराध पर अभी राहुल जी भी कह रहे थे, पहले से ही इस मुद्दे पर माहौल गर्म है। अब गया में चलती हुई एम्बुलेंस में हैवानियत के तस्वीरें सामने आई हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर अटैक किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि चलती हुई एम्बुलेंस में महिला होमगार्ड अभ्यर्थी के साथ गैंग रेप हुआ, ये शर्मनाक है। और केवल तेजस्वी यादव को नहीं, बिहार में रहने वाले हर शख्स को ये कहना चाहिए कि ये शर्मनाक है। बिहार में अगर कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है तो उसे चीख चीख कर कहना चाहिए कि हाँ, हम सुरक्षित नहीं हैं। खैर, इसे लेकर तेजस्वी यादव ने क्या बयान दिया वो आपको सुना देते हैं। अपराध तो इतना बढ़ गया है कि अपराधी विजय और सम्राट हो चुके हैं। क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है लॉ एंड ऑर्डर का। अभी जो बच्ची के साथ एम्बुलेंस में जो गैंगरेप हुआ गया में, आपका ये बहाली जो हो रहा था उसमें दौड़ लगा रही थी होमगार्ड वाले में, क्या स्थिति है भाई? ऐसा आज तक बिहार में हुआ है क्या? कितनी शर्मनाक बात है। कब कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। तो ये जो वाकई में ताजा घटना है वो चिंता पैदा करने वाली है। सुमीर जी, चलती हुई एम्बुलेंस में होमगार्ड के साथ क्या कहा जाए? नहीं ऋषि, से बहुत दुखद और मतलब बहुत शर्मिंदा करने वाली घटना है ये बिहार के लिए, पूरे देश को, और ये पूरे हिंदुस्तान में होती रहती है। ऐसा नहीं कि बिहार में इस तरीके से हो रही है, बंगाल के अंदर देखो कि किस तरीके से घटनाएं हो रही है, दूसरे राज्यों में भी इस तरीके से घटनाएं लगातार उड़ीसा में होती रही। उड़ीसा में अभी इस तरीके से जो घटना घटी है इस तरीके को लेके, तो मुझे लग रहा है, लेकिन अब वैन के अंदर किया पुलिस प्रशासन का ये फेल्यूरनेस तो कहा ही जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि घटना घटने के बाद आप कितना एक्टिवली इस चीजों को कंट्रोल करने के लिए कोशिश करें और ये सुनिश्चित करें कि भाई कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं होगी। प्रशासन आपका कितना मुस्तैद है? गृह मंत्रालय किसके पास है? नीतीश कुमार के पास है। नीतीश कुमार को लेकर लगातार प्रश्न उठ रहा है कि भाई आप मुख्यमंत्री भी है, गृह मंत्री हो, लॉ एंड ऑर्डर आपसे संभल नहीं रहा, आपके स्वास्थ्य की समस्या है, या आप बहुत ज्यादा काम में व्यस्त हो, तो आप गृह मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी या किसी अपनी पार्टी के नेता को दे दो जो ज्यादा अच्छे से गृह मंत्रालय को देख सके। तो मुझे लगता है तमाम तरह के प्रश्न नीतीश सरकार पर लगातार उठ रहे हैं। जब चुनाव के 45 दिन पहले इस तरीके से घटनाएं होगी तो निश्चित रूप से विपक्ष इसको मुद्दा बनाएगा। सरकार के लिए भी बहुत मुश्किल होगा, बनना भी चाहिए, और सरकार के लिए भी बहुत मुश्किल है कि लगातार आप इस बात का कैसे बचाव करोगे। मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार को या तो गृह मंत्रालय दे दे या इस तरह की व्यवस्था सुनिश्चित करे कि भाई बिहार के अंदर आपको लगे कि 20 साल बाद लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था अच्छी हो चुकी है। मुझे लग रहा है कि जितना काम नीतीश कुमार ने किया था, आने वाले ये 2-3 महीने में जो उस तरह से घटनाएं घट रही है, ये पूरे उनके काम के ऊपर पानी डालने वाली स्थिति उत्पन्न हो रही है। वो पुरानी घटनाएं लोग भूल जाते हैं, जो घटनाएं ताजा घटती है वो दिमाग में ज्यादा वोटिंग के समय या चुनाव के समय ज्यादा ध्यान रहती है। तो नीतीश कुमार को ध्यान रखना चाहिए कि 2-3 महीने के अंदर जो घटनाएं घटेगी वो उनकी सरकार के इम्पैक्ट भी होने वाला है। बिल्कुल। बात बिहार की ही हो रही है। बिहार विधानसभा में हुए घमासान की भी चर्चा कर लेती हूँ। बिहार विधानसभा में कुछ दिन पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मारपीट की नौबत आ गई थी। तेजस्वी यादव ने बीजेपी विधायक जनक सिंह पर गालियां देने का आरोप लगाया था, लेकिन जनक सिंह ने तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव सदन में अश्लील हरकत करते हुए पकड़े गए थे। इसके बाद उन्होंने गाली देने का आरोप लगाया था। अब एक्चुअल हुआ क्या था, क्या हरकतें कर रहे थे, जो आरोप वो लगा रहे हैं, ये जनक जी ही जाने और तेजस्वी यादव जाने कि हो क्या रहा था। अब देखिए ये तस्वीरें, जरा ये तस्वीरें भी फुल स्क्रीन दिखाएं और फिर जो बयान है वो भी बताएं। क्या है ये? जो फर्जीवाला देखिए पत्रकार, जिसका बाप जो है अपराधी हो बिहार का, वो क्या बोलेगा? ज्यादा जोर से बोलोगे तो गीला हो जाएगा। बैठ जाइए, बैठिए, गीला हो जाएगा। ज्यादा जोर से बोलोगे तो गीला हो जाएगा। तेरा बाप। हाँ, और फिर ये क्या इशारे वो कर रहे हैं? भूल जाते हैं क्या कि चुने हुए विधायक हैं, जनता ने चुना है, आपको विधानसभा में पहुंचाया है, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कांधों पर है, और उसके बाद फिर वो स्ट्रीट एक्शंस करते हुए राहुल जी।
देखिए काफ़ी कुछ उस दौरान हुआ है। नीतीश कुमार ने जो कुछ कहा तेजस्वी को, या तेजस्वी ने जो सम्राट चौधरी ने तेजस्वी को कहा, फिर तेजस्वी ने कहा, फिर राबड़ी देवी ने सम्राट चौधरी को कुछ कहा, तो बहुत कुछ इस दौरान बिहार में हुआ है। और मुझे लगता है कि चुनावों के पास आते आते सबकी जो संयम है वो कहीं ना कहीं टूट रहा है, और इस तरह की बातें जो है वो हकीकत है, वो इस तरह की चीज़ें जो है सार्वजनिक तौर पर निकल रही हैं। विनोद जी, ये संयम टूट रहा है या यही इनकी एक्चुअल सबकी पर्सनालिटी होती है? नहीं, राहुल जी सही कह रहे हैं। मतलब जब संयम टूटता है तब असलियत सामने आती है ना, क्योंकि जब तक संयम का पर्दा रहता है तब तक असलियत हकीकत सामने नहीं आती। तो सारे नेता जो है, वो क्रोनोलॉजी आप देखो ना, चाहे वो सम्राट चौधरी जिस तरह बोल रहे हैं, वो उप मुख्यमंत्री हैं राज्य के, उनको जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। तेजस्वी यादव नेता विपक्ष हैं, उनको जिम्मेदारी परिचय देना चाहिए। नहीं सर, वो आप संयम का बोल रहे हो तो नीतीश कुमार का कौन सा संयम टूट गया था जो महिलाओं के लिए उन्होंने इस तरह हाँ भाषा का इस्तेमाल किया? वही बात, नीतीश, मैं उसमें भी आ रहा था। नीतीश कुमार ने जिस तरह महिलाओं के बारे में बोला था, और उस वक्त तो याद करिए बीजेपी की जो महिला विधायक थी उन्होंने कितनी आपत्ति की थी। तो ये बिहार विधानसभा में पिछले इस बड़ी विधानसभा में जिस तरह भाषा को लेके मर्यादाएं टूटी हैं और उसको लेके, तो वो सब तरफ से उसमें कोई बचा नहीं है। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा अभी इस तरह के उदाहरण और देखने को मिलेंगे हम लोगों को। और आप सही कह रहे हैं कि हकीकत, ये जब पर्दा हटता है तो हकीकत सामने आती है। वो सार्वजनिक जीवन में पर्दा ही महत्वपूर्ण होता है कि आप ऐसा बोलें जो लोगों को अच्छा लगे, खराब न लगे। अगर आप वो कड़ू बात भी कहें, संतुलित हो, और अगर वो कठोर बात भी कहनी है तो सलीके से कहें। अच्छा, तेजस्वी यादव की पब्लिक स्पीकिंग आप जितने देखेंगे, हर्षवर्धन जी आप भी इस बात से सहमत होंगे कि सोच समझकर नपा तुला कभी भद्दी तरीके से बात नहीं रखते हैं, लेकिन ये विधानसभा के अंदर उन्हें क्या हो गया? नहीं, तेजस्वी यादव विधानसभा के भीतर भी पहले और लगातार वो जो बोलते थे वो बड़ा सलीके का लगता था कि तेजस्वी यादव लालू जी की अपनी जो विरासत है, दागदार विरासत है, जंगल राज वाली विरासत है, उससे हट रहे हैं। और ये अक्सर लगा कि भारतीय जनता पार्टी, और एक बात तो रणनीति के तौर पर भी दिखा कि भाई तेजस्वी पर हमला नहीं करना है, जो करना है लालू जी पर हमला करना है। लेकिन पिछले आप 6-8 महीने के तेजस्वी को अगर देखें तो ऐसे लगता है कि तेजस्वी को जैसे लग रहा हो कि अगर इस बार चूक गए तो हमारी राजनीति खत्म। उनको ये डर क्यों लग रहा है? अभी तक उनको ये लगता था कि भाई नीतीश कुमार की राजनीति अब खत्म होने वाली है और हम इसके बाद स्वाभाविक दावेदार हैं। ये 25 वाला चुनाव उनको लग रहा है कि नीतीश की राजनीति खत्म हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आ गया, अगर कोई आ गया, तो फिर उनके लिए लंबी मुश्किल होने वाली है। इसमें वो संयम खो रहे हैं। वो जो विनोद जी और राहुल जी कह रहे हैं, दोनों लोग कह रहे हैं, और जो समीर जी कह रहे हैं वो भी संयम ही खो बैठे थे, तभी तो ऊटपटांग बोल गए थे नीतीश जी उस वक्त। संयम उनका भी नहीं रहा था, वो भी संयम से टूट गए थे। लेकिन यहां जरा आप देखिए, जो मतलब पता नहीं, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष हैं, क्या इशारा वो कर रहे हैं, वो पल्ले नहीं पड़ रहा है। सम्राट चौधरी ने जिस तरह की बात की, फिर तेजस्वी पलट गए, लेकिन उससे बहुत आगे कुछ दिख रहा है। ऐसी शर्मनाक घटनाएं जब विधानसभा में होने लगे तो यकीन मानिए जनता को भी लगता होगा कि हम कैसे नेता चुने। ये भी तो ये वही विधानसभा जहाँ कभी कर्पूरी ठाकुर बैठते थे, रामान तिवारी बैठते थे, जहाँ भोला पासवान शास्त्री थे, तमाम बड़े बड़े नेता, श्री कृष्ण बाबू थे, मतलब ऐसे नेता थे जो जिनका लोग उदाहरण देते हैं। नहीं, नीतीश जी का भी उदाहरण, नीतीश जी का भी उदाहरण, नीतीश जी का स्वयं का इतना बड़ा उदाहरण, स्वयं इस विधानसभा में उन्होंने अपना बहुत काम किया है। एक उदाहरण अब ये भी दिया जाएगा कि देखिए इसी विधानसभा में ये भी हुआ है। महाराष्ट्र की सियासत में फिर बड़ी हलचल हुई। 6 साल के बाद राज ठाकरे मातोश्री पहुंचे। उद्धव ठाकरे को जन्मदिन की बधाई देने के लिए गए थे। उद्धव ठाकरे ने गेट पर उनका वेलकम किया। बीएमसी चुनावों से पहले ये मुलाकात बड़े मायने रखती है। राज और उद्धव ठाकरे मिलकर चुनाव में ताल ठोक सकते हैं। 22 दिनों के अंदर अंदर दूसरी बार राज और उद्धव एक दूसरे से मिले हैं। 5 जुलाई को मराठी के मुद्दे पर, यानी मराठी भाषा के मुद्दे पर एक साथ मंच पर आए थे, और अब राज ठाकरे मातोश्री पहुंचे। तस्वीरें आप देख रहे हैं। दोनों भाइयों के बीच आधे घंटे तक मुलाकात भी हुई। ये मुलाकात केवल पारिवारिक तो थी नहीं, दो भाई मिल रहे हैं, मसला राजनीतिक है, कुछ पारिवारिक है। अच्छे दिन लौटेंगे, सवाल यही है। समीर जी, अच्छे दिन आएंगे? नहीं, मुझे लगता है अच्छे दिन लाने की कोशिश है इनका अपने राजनीतिक रूप से ठाकरे ब्रांड के नाम से, जिस की बात उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे करते रहे, और बाला साहेब ठाकरे के समय जो ठाकरे परिवार का, जो ठाकरे ब्रांड का और शिवसेना का जो जलवा मुंबई के अंदर हुआ करता था,
वो दोनों एक भतीजे ने और एक बेटे ने, दोनों ने गवा दिया, अलग अलग होकर भी गवा दिया, और साथ में रहकर भी बहुत बड़ा वो कोई चमत्कार नहीं कर पाए थे। मुझे लग रहा है आने वाले समय की राजनीति के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। और निश्चित रूप से जब अभी कुछ दिन पहले वो वर्ली में एक मंच पर आए थे, वो तो एक मराठी का मुद्दा था। ये कहा जा सकता था कि भाई उस समय राज ठाकरे ने भी बात कही थी कि मैं मराठी के मुद्दे पे उद्धव ठाकरे के साथ आया हूं, इसे किसी अभी फिलहाल राजनीतिक एकीकरण के रूप में नहीं देखा जाए। लेकिन आज अगर उनके जन्मदिन पर वो घर जा रहे हैं और सपरिवार गए, मुझे लग रहा है कि निश्चित रूप से आने वाले महाराष्ट्र की राजनीति के लिए कोई एक अच्छा संकेत के रूप में देखा जा रहा है। इसका मतलब ये बहुत साफ है कि इन दोनों के बीच में भविष्य की राजनीति को लेकर, मराठी की अस्मिता की राजनीति को लेकर, बीएमसी चुनाव को लेकर, और आने वाले समय में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो राज ठाकरे की पार्टी है और उद्धव ठाकरे की जो उद्धव बाला साहेब ठाकरे शिवसेना है, उसका भविष्य क्या हो गया। क्या राज ठाकरे अपनी पार्टी का मर्जर उद्धव ठाकरे की पार्टी में करेंगे या दोनों के अंदर बीच गठबंधन होने वाला है। आप बात कह रहे हैं उसमें यह लग रहा है कि दूरियां जो कभी जरूरी थी, अब पास आना भी एक मजबूरी है। तो अब कब तक जो है इस पर कोई निर्णय लेंगे, कोई निष्कर्ष निकलेगा? चुनाव नजदीक आते चले जाएंगे तब फैसला लेंगे क्या कि साथ चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? नहीं, मुझे लग रहा है पर्दे के पीछे दोनों में बातचीत हो रही है और तमाम चीजों पे बातचीत हुई होगी। और मुझे लग रहा है वो सार्वजनिक अभी नहीं करेंगे। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों खुद ही इस संदर्भ में बात कर रहे होंगे, कोई तीसरा पक्ष बात नहीं कर रहा होगा, उनकी फोन पे बातचीत हो रही होगी। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में जब उनके बीच सभी तरह की सहमति बन जाएगी और जब ये लगेगा कि ये फेविकॉल का गठजोड़ है, ये टूटेगा नहीं, अब लंबे समय महाराष्ट्र की राजनीति में रहने वाला है, तब ये सार्वजनिक रूप से बयान देंगे। क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को ये डर है कि राज ठाकरे कहीं कह के पीछे कदम न हटा ले। राज ठाकरे को इस बात का डर है कि उद्धव ठाकरे पहले कांग्रेस से गठबंधन तोड़ने की घोषणा करे, उद्धव ठाकरे ये घोषणा करे कि महाविकास आघाड़ी का अब मैं हिस्सा नहीं हूं महाराष्ट्र के अंदर, उसके बाद मैं बात करूंगा। क्योंकि जिस आक्रामकता के साथ राज ठाकरे मराठी अस्मिता की बात कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं, ऐसे में उद्धव ठाकरे के लिए तय है कि वो महाविकास आघाड़ी में नहीं रहेंगे। तो क्या अब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मिलकर एक गठबंधन बनेगा? क्या ये दोनों मिलकर आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन का हिस्सा बनेंगे और एकनाथ शिंदे के लिए कोई टेंशन क्रिएट करेंगे? तो आने वाली राजनीति की शुरुआत हो गई है महाराष्ट्र के अंदर। और निश्चित रूप से यह तय है कि जिस तरीके से राज ठाकरे आज सपरिवार गए भोजन करने वहां पर, तो यह तय है कि आने वाले दिनों के अंदर बीएमसी के चुनाव में निश्चित रूप से इनके बीच में सहमति बनेगी। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मोड़ ये आ रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में महाराष्ट्र की अस्मिता जो है, मराठी अस्मिता कहिए, महाराष्ट्रीय अस्मिता कहिए, वो एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। क्योंकि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जिस तरह मराठी भाषा के आंदोलन के मुद्दे को लेके एक साथ आए हैं, तो यही उनका कोर मुद्दा होगा। क्योंकि हिंदुत्व के मुद्दे पर बहुत लंबे समय तक बीजेपी से वो लड़ नहीं सकते, क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व की होलसेल चैंपियन है पूरे देश में, राष्ट्रीय स्तर पर है। तो हिंदुत्व पे तो रहेगा उनके पास, लेकिन वो हिंदुत्व के ऊपर वो मराठी अस्मिता के मुद्दे को सबसे ज्यादा धार देंगे, क्योंकि वही एक रास्ता है जिससे वो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले अपने उम्मीदवारों को मजबूती से चुनाव लड़ा सकते हैं। क्योंकि भाजपा राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, ये क्षेत्रीय मुद्दे पर एक सीमा के बाद आगे नहीं जा सकते, इनकी मजबूरी है बड़ी। लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो डीएमके हो, और चाहे ये राज ठाकरे बाल ठाकरे हो, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे, तो ये क्षेत्रीय मुद्दे पर ही अपना फोकस करेंगे। और इसीलिए देखिए उनके भाषणों में मराठी की बात होती है, महाराष्ट्र के मुद्दों की बात होती है, और ज्यादातर वो उसी पर फोकस करेंगे। तो महाराष्ट्र की अस्मिता महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा आने वाले दिनों में बनती हुई दिखाई पड़ेगी। महाराष्ट्र से एक और बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र से आज की दूसरी बड़ी खबर, पुणे में रेव पार्टी की सूचना पर पुलिस ने रेड डाली, और जब रेड डाली तो एनसीपी शरद गुट के नेता एकनाथ खडसे के दामाद को पकड़ा गया। मौके से हुक्का शराब जब्त की गई। एक लॉज में रेव पार्टी चल रही थी। स्पॉट से पुलिस ने 3 महिलाओं को और 5 युवकों को भी हिरासत में लिया है। छानबीन जारी है। एकनाथ खडसे के दामाद के पकड़े जाने के बाद पूरा मामला सियासी रंग ले चुका है। दामाद के पकड़े जाने की खबर एकनाथ खडसे के पास जब पहुंची तो रिएक्शन देना जरूरी है। एकनाथ खडसे ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से जो माहौल बना हुआ था उससे अंदाजा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। अगर उनके दामाद सचमुच रेव पार्टी में शामिल थे तो समर्थन नहीं करूंगा, लेकिन पुलिस से भी उम्मीद है कि वो सही तरीके से जांच करेंगे और सच्चाई सामने लाएंगे। जो प्रिंटेड शर्ट में व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं वही एकनाथ खडसे के दामाद हैं। आप पहले बयान सुन ले एकनाथ खडसे का, फिर चर्चा करते हैं। गेल्या काही दिवसामध्ये जे वातावरण सुरू आहे त्या वातावरणानुसार असं काही घडू शकतं याचा अंदाज थोडा थोडा मला येत होता। आणि त्या रेव पार्टीमध्ये आमचे जावई जर त्या ठिकाणी गुन्हेगार असतील तर मी त्यांचं समर्थन करणार नाही।
पण पोलीस यंत्रणेने या ठिकाणी प्रामाणिकपणे तपास करावा अशी अपेक्षा आहे. कारण बऱ्याचदा असं होतं की पोलीस काही करू शकतात, ही भावना जनमानसामध्ये आहे. जवाब देते तो बड़ा बनता नहीं है, बहुत मुश्किल होता है. प्रांजल जो है केवलकर, ये रियल एस्टेट का काम करते हैं वहाँ पर और दामाद हैं. और इस रेव पार्टी में जो है वो कहा जा रहा है कोकीन, गांजा, शराब ये सब कुछ मिला है. 2 महिलाएं और बाकी 5 पुरुष को गिरफ्तार किया गया. इस तरह की बातें आ रही हैं. लेकिन ये देखिए, जांच का विषय होता है कि अगर वो रेव पार्टी में थे तो क्या उन्होंने ड्रग्स का इस्तेमाल किया था, नहीं किया था. ये सब कुछ ये लीगैलिटी में बातें आएंगी और उसके बाद ही इस बारे में तय करना चाहिए कि क्या सच में वो अपराधी लेकिन जो एकनाथ खड़से कह रहे हैं ये जो हो रहा है उसका पहले से अंदाजा था, ये कैसा बयान है कि पहले से अंदाजा था? रेव पार्टी चल रही थी, नहीं, उनकी ये वहां वो पर ये बोल रहे हैं मौजूदगी कि थी. राजनीतिक वे में उनको अंदाजा था कि हमारे खिलाफ राजनीतिक साजिश होगी, या फिर ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे को अपने दामाद के बारे में क्राइम है, क्राइम में किसी की पार्टी में इन्वॉल्वमेंट है, उसकी राजनीतिक साजिश क्या है? देखिए, किसी पार्टी में मौजूद होना अपने आप में कोई क्राइम नहीं है, लेकिन हाँ ड्रग का सेवन हो वहां पर तो बात अलग बात है कि उन्होंने किया कि नहीं किया. ठीक है, ऐसे और थोड़ा संदर्भ दें. जब शाहरुख का बेटा बरी हो गया, पाक साफ हो गया, तो खड़से जी का दामाद वो भी तो बरी हो सकता है. वो भी हो सकता है उसी की तरह न लिया हो, सिर्फ पार्टी में रहा हो. तो ये भी तो हो सकता है. इनके और राजनीतिक परिवार बड़ा, आप देखें एकनाथ खड़से जी का कैसा है. इनकी बेटी जो है वो मोदी सरकार में मंत्री, रक्षता खड़से रेउर से सांसद है और वो मोदी सरकार में मंत्री है, स्पोर्ट्स एंड युवा मामलों के राज्य मंत्री है. जो बेटी है वो बेटी जो है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की महिला की विंग के प्रदेश अध्यक्ष है. एकनाथ खड़से पहले बीजेपी में थे, बाद में शरद पवार के पास जाते, फिर बीजेपी में लौट कर आते और अब वो फिलहाल वो बीजेपी में, लेकिन बीजेपी ने अधिकारिक रूप से नहीं कहा कि आप हमारी पार्टी में आ गए हो, लेकिन वो कहते हैं कि मैं बीजेपी का मेंबर बन गया हूं. तो अभी तमाम तरह की महाराष्ट्र की लोकल राजनीति भी है, जलगांव की राजनीति है, जलगांव में भी कई तरह की राजनीति चल रही है. लेकिन मुझे लग रहा है कि उनके बेटे का जो राजनीतिक इतिहास या व्यावसायिक इतिहास जो रहा है वो हमेशा विवादास्पद पहले भी रहा है. ये जो दामाद है उनके पति है क्या, जो मंत्री है? नहीं, उनके हस्बैंड की वो बेटा था, उनकी डेथ हो गई है. वो उनकी बहू है, जो मंत्री वो बहू है. रोहिणी के हस्बैंड है, बेटी के हस्बैंड है. और ये जो उनके जो दामाद है बिल्डर रहे हैं, इनके फिलहाल पहले भी कई जो बयान एकनाथ खड़से भी दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मुझे पहले से इस बात का अंदेशा हो रहा था कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है. कुछ दिनों से ऐसा माहौल बना हुआ है. दामाद की फितरत को जानते हैं, वो पहले भी कंट्रोवर्सी में रहे और कई बार एकनाथ खड़से ने अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके उनको बचाया है कि कई मामले दर्ज नहीं हुए. लेकिन अब राजनीतिक रूप से एकनाथ खड़से कमजोर है और अब आप किसी रेव पार्टी में शामिल हो गए, वहां ड्रग्स होंगे, आप गिरफ्तार हो गए, तो देवेंद्र फडणवीस की सरकार है, देवेंद्र फडणवीस के पास गृह मंत्रालय है. अगर आपने कुछ किया है तो आपको कोई बचाएगा नहीं. मुझे लग रहा है अगर वो शामिल होंगे तो जांच में सामने आएगा. फिलहाल ये निश्चित रूप से एकनाथ खड़से के लिए व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है एक बड़ी एम्ब्रेसिंग सिचुएशन है कि उनकी छवि बहुत अच्छी रही एकनाथ खड़से की खुद की. हालांकि भूखंड के मामले में वो भी आरोपी रहे थे जब जमीन का मामला हुआ था और उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़, उनसे इस्तीफा ले लिया था. देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री रहते, ये रेवेन्यू मिनिस्टर थे, इन्होंने इस्तीफा दिया था, फिर पार्टी छोड़ दी, फिर वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में चले गए थे. अच्छा, एक और खबर जो अभी हम थोड़ी देर पहले भाषा की बात कर रहे थे, मराठी अस्मिता की बात कर रहे थे, इधर बिहार की भी जब हमने बात की, देखिए सियासी उठापटक हर जगह चल रही है. एफआईआर से लेकर लॉ एंड ऑर्डर तक हर मसले पर शोर है. लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2025 से आगे 2026 की सोच रहे हैं. इतना ही नहीं, 2026 के बाद 2027 और फिर 2029 तक की बिसात बिछा चुके हैं. अब ये कैसे, वो समझिए. बिहार में 25 की सियासी जंग का असर अगले साल बंगाल और तमिलनाडु के चुनावों पर दिखाई देगा. 2027 में सबसे अहम चुनाव उत्तर प्रदेश का है, जिसे अगले लोकसभा चुनाव सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है. कहावत यह है कि जिसने यूपी जीता वो दिल्ली की गद्दी पर राज करेगा. मोदी का गणित 29 तक सेट है और यही वजह है कि कल मालदीव से लौटते ही प्रधानमंत्री सीधा तमिलनाडु पहुंचे. आज भी वो तमिलनाडु में ही हैं. कई कार्यक्रमों में वो हिस्सा ले रहे हैं. कल जब पीएम मोदी तूतीकोरिन पहुंचे तो दक्षिण भारत की पारंपरिक वेशभूषा धोती कुर्ते में वो नजर आए. तस्वीरें भी हम लगातार इंडिया टीवी पर आपको दिखा रहे हैं. यहां पर उन्होंने भगवान राम का नाम लिया. कहा कि प्रभु श्री राम की धरती पर आकर उन्हें सौभाग्यशाली महसूस हो रहा है. भगवान रामेश्वर और भगवान तिरुचेंदूर मुरुगन के आशीर्वाद से तूतुकुड़ी में विकास का नया अध्याय लिखा जा रहा है. इन 11 इयर्स में इंफ्रा
और एनर्जी पर हमारा फोकस ये बताता है कि तमिलनाडु का विकास हमारी कितनी बड़ी प्रायोरिटी है। आज की सभी परियोजनाएं भी तूतुकुड़ी और तमिलनाडु को कनेक्टिविटी, क्लीन एनर्जी और नई अपॉर्चुनिटीज का हब बनाएगी। इन 11 इयर्स में तमिलनाडु को 11 न्यू मेडिकल कॉलेजेस मिले हैं। पहली बार कोस्टल एरियाज में फिशरीज सेक्टर से जुड़े समुदायों की किसी सरकार ने इतनी चिंता की है। ब्लू रिवॉल्यूशन के जरिए हम कोस्टल इकोनॉमी को विस्तार दे रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां 26 की बात कर रहे हैं, उससे भी आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। 29 की बिसात वो बिछा रहे हैं। राहुल जी, वो तो तमिलनाडु पहुंच के सीधा मालदीव से लौटे और तमिलनाडु पहुंचे। देखिए, एक तो प्रधानमंत्री की ये बात तो बहुत ही ज़्यादा प्रशंसनीय है कि वो पूरे देश में जो है जितना भ्रमण करते हैं, जितने लोगों से मिलते हैं, जितने कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं, बहुत एनर्जी दिखाई देती है और वो बहुत सारी चीज़ों को लेकर फॉरवर्ड प्लानिंग करते हैं हर चीज़ के लिए, तो बहुत सराहनीय है। दूसरा, तमिलनाडु इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि बीजेपी का आधार तमिलनाडु में इतना है नहीं। कोशिश बहुत ज़्यादा की गई है, ये भी कहा गया है कि संगठन बीजेपी ने वहाँ पर बेहतर किया है, लेकिन उस तरह से रिजल्ट जो है अब तक बीजेपी को पिछले लोकसभा चुनाव में भी नहीं मिल पाए हैं। तो बीजेपी का फोकस, हाँ, ये ज़रूर है कि तमिलनाडु है। इसीलिए जो चर्चाएं हो रही हैं कि अध्यक्ष जो है वो कहाँ से होगा, नया अध्यक्ष जो बीजेपी का है, उसमें ये भी बात की जाती है कि क्या दक्षिण भारत से और ख़ासतौर से तमिलनाडु से इसका कोई ताल्लुक होगा या नहीं। अच्छा, हर्षवर्धन जी, हिंदी भाषी पार्टी तमिलनाडु में क्या जीत सकती है? क्योंकि अभी तक का जो रिकॉर्ड है वो बहुत पॉजिटिव नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई प्रयास करना छोड़ दे। तमिल भाषी थोड़ा बिल्कुल ठीक बात है। नहीं, मुझे लगता है बिल्कुल इसी बात से हिंदी भाषी पॉलिटिक्स की भी बात कर रही हूँ और नेता की भी बात कर रही हूँ। नहीं, अगर यूं कहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जनसंघ, उसके संस्थापक लोग कौन थे? ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय जी इधर से थे, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो बंगाल से थे। नरेंद्र मोदी आज के सबसे बड़े नेता वो गुजरात से आते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करें तो या तो महाराष्ट्र, दक्षिण भारत, और उसके बाद रज्जू भैया आए तो इधर उत्तर भारत की तरफ आए। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उस तरफ नहीं है। और आज भी ये हर किसी को पता है कि केरल में सर्वाधिक शाखाएं लगती हैं, संघ का सबसे मजबूत काम वहाँ है। लेकिन चूंकि 60s में जो एंटी हिंदी, एंटी ब्राह्मण, एंटी हिंदू आंदोलन वहां हुआ, जो सनातन विरोधी आंदोलन हुआ, उसकी बुनियाद पर तमिलनाडु में डीएमके बहुत ताकतवर हुई। उससे टूट कर भी जाता है तो एडीएमके चली गई। लेकिन चूंकि एडीएमके अब कमजोर हुई है, डीएमके में भले ही स्टालिन बहुत ताकतवर दिखते हैं, लेकिन शायद राजनीति वहां की पलट रही है। और अगर नरेंद्र मोदी की राजनीति देखें तो सेंगोल से लेकर रामायण के समय में जो हर भाषा की रामायण उन्होंने सुनी, 2014 से लगातार तमिलनाडु जिस तरह से उनके फोकस में रहा है, साउथ इंडिया को उन्होंने जिस तरह से संस्कृति से जोड़ा है, जिसमें भारत की संस्कृति, वहां के मंदिर, वहां की विरासत, उसको जिस तरह से जोड़ते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत कठिन काम है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि आप लंबे समय से वहां आपका कोई स्थान नहीं रहा है और आपको जो आपने भी मीनाक्षी कहा ना, सामान्य तौर पर कह दिया जाता है कि तो हिंदी पट्टी वाली पार्टी है, हिंदी भाषा वाली पार्टी है। लेकिन अब तो नहीं कहा जा सकता ना, पूर्वोत्तर से लेकर और पूरा पश्चिम भारत, पूरा उत्तर, दक्षिण का कुछ हिस्सा छोड़ दें तो पूरे भारत की पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और वो उसी तरह प्रयास बहुत सारे अध्यक्ष दक्षिण भारत से, बिल्कुल, वेंकैया नायडू हैं, जना कृष्णमूर्ति, बहुत सारे दक्षिण भारत से लोग। नहीं, दक्षिण में तो कन्याकुमारी से भाजपा के सांसद रहे हैं पहले, अटल जी के जमाने में, तमिलनाडु से। लेकिन ये जरूर है, जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, या उत्तर भारत के राज्यों में, या पूर्वोत्तर में आसाम में हो गई है, वो स्थिति भी तमिलनाडु में नहीं बन पाई है, केरल में नहीं बन पाई है, आंध्र में नहीं बन पाई है, तेलंगाना में बनने की तरफ कोशिश भाजपा कर रही है, जो उसका लोकसभा में परफॉर्मेंस था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल के दौरान इस भारतीय जनता पार्टी को कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंचाना चाहते हैं, और इसीलिए उनका बहुत फोकस दक्षिण भारत पर है। और आज से नहीं, जब पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनी, सेंगोल आया,
तमिल संगम बनारस का, तमिल आचार्यों से पूरा उसकी स्थापना कराना, तमिलनाडु के मंदिरों में जाना, चीन के राष्ट्रपति को महाबल्लपुरम में बुलाना, शी जिनपिंग को। तो दक्षिण पर फोकस उनका और तमिलनाडु पर खास इसलिए है कि दक्षिण की राजनीति की धुरी तमिलनाडु में है। जो दक्षिण की राजनीति जिसको हम कहते हैं उसकी सबसे जो स्ट्रांग धुरी है वो तमिलनाडु में ही है। तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर फोकस कर रहे हैं। और मेरा मानना यह है कि कोई भी राष्ट्रीय पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, जो राष्ट्रीय पार्टी है, अगर देश के सभी हिस्सों में उसका प्रभाव होता है तो राष्ट्रीय एकता के लिए वो एक अच्छी बात है। मुझे लगता है कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बेहतर प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में किया था। तीसरे नंबर की पार्टी बनी है। डीएमके और एआईडीएमके के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी को देखें तो 11% का वोट बैंक मिला है, कांग्रेस को 9 पॉइंट समथिंग 10% की। तो कांग्रेस से बड़ी पार्टी लोकसभा में अगर देखें तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को कोई सीट वहां मिली नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का 11% का वोट बैंक ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु के अंदर एक विकल्प के रूप में, जो द्रविड़ पॉलिटिक्स से डीएमके और एआईडीएमके के बीच बटी रहती है, उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने लिए स्पेस बना रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से कुछ निर्णय भी ऐसे हुए कि आपने एन चुनाव के वक्त आपने एआईडीएम के साथ गठबंधन तोड़ लिया। अन्ना मलाई आपका जो इतना जमहूरी स्तर पर वहां पर काम कर रहे थे संगठन के लिए, उन्होंने बहुत मेहनत की, वहां पर उन्होंने अपनी एक बहुत ऐतिहासिक यात्रा लोकसभा चुनाव के समय निकाली थी। बाद में उनका पार्टी के संगठन से कुछ वहां लोकल विवाद हुआ। अब वहां को आपने प्रदेश अध्यक्ष हटाकर दूसरे को प्रदेश अध्यक्ष वहां बनाया है। तो क्या अन्ना मलाई को दिल्ली आप महासचिव बनाकर लेकर आएंगे? तमिलनाडु से क्या भारतीय जनता पार्टी कोई नए विकल्प के रूप में देख रही है? क्योंकि अगले साल तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव है। जिस तरीके से सनातन को डेंगू कहा स्टालिन के बेटे ने, कहा हिंदू धर्म के ऊपर जिस तरीके से हमलावर लगातार डीएमके रही है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी अब एआईडीएमके के साथ मिलकर कोई नई रणनीति के साथ डीएमके को चुनौती देने वाली है? फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत स्पेस नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर कोई बहुत चमत्कार नहीं कर सकती। अगर एआईडीएमके मजबूत होती तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से डीएमके को चुनौती देती। एआईडीएमके खुद टूटकर, क्योंकि पलानीस्वामी और पन्नीरसेल्वम दोनों अलग अलग लोग हो चुके हैं, खुद एआईडीएमके कमजोर हो चुकी है। ऐसे स्थिति में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बहुत बड़ा विकल्प नहीं है। लेकिन आने वाले 10 दिनों में वहां पे लोकल लेवल पे आपको फिर से अन्ना मलाई जैसा कोई एक बड़ा लगातार 10 साल बाद आप वहां पर आ जाओगे। अन्ना मलाई बिल्कुल विरोध में थे कि एआईएडीएमके से कोई समझौता नहीं होना चाहिए बीजेपी का। उन्होंने ही ये सारा जो तोड़वाया था समझौता, उन्होंने उन्हीं का काम था। तो एक स्ट्रेटेजिकली ये भी था कि अन्ना मलाई को वहां से हटाने के पीछे ये भी बड़ा मंशा है कि एआईएडीएमके के साथ कुछ गठबंधन। लेकिन एक विरोधाभास ये है कि जिस सनातन के धर्म के मुद्दे पर डीएमके और एआईडीएमके का एटीट्यूड एक ही है, और जो जब ये टूटा है जो गठबंधन, तो उसमें वो भी एक मुद्दा था, क्योंकि उसमें एआईडीएमके बहुत डिफेंसिव बचाव की मुद्रा में थी। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल खिलाफ थी डीएमके के स्टैंड पे, और बाद में एआईडीएमके ने भी उसका समर्थन किया। तो ये एक विरोधाभास भी है तमिलनाडु की राजनीति में भाजपा के लिए। बिहार की बात हुई, बात महाराष्ट्र की हुई, बात अब बंगाल की भी होगी तमिलनाडु के बाद, जहां पर 2026 में चुनाव है। लेकिन सियासी संग्राम अभी से तेज हो गया है। बीजेपी दीदी के मजबूत किले को फतेह करने के लिए जोर लगा रही है। तो ममता बनर्जी ने एक बार फिर से बांग्ला भाषियों पर अत्याचार को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। इंटरनेशनल एनजीओ ह्यूमन राइट्स वॉच का हवाला देते हुए ममता बनर्जी ने बीजेपी पर भाषाई आतंकवाद का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में बांग्ला भाषियों पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी बात करने लगे हैं। इधर बीजेपी बिहार की ही तरह बंगाल में भी एसआईआर की मांग जोर शोर से कर रही है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि बंगाल में 1 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जिनका नाम वोटर लिस्ट से काटना जरूरी है। बिहार के लिए बंगाल का जनता वेट कर रहा है। बिहार में जैसे हुआ है बंगाल में होना चाहिए। और यहाँ 540 किलोमीटर एरिया में फेंसिंग नहीं है। बीएसएफ को, भारत सरकार को जमीन ममता बनर्जी का सरकार नहीं दिया है, इसलिए यहाँ 1 करोड़ के आसपास घुसपैठिया, खास करके रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमान जिन्होंने घुसपैठिया है, ये आकर हमारी जमीन छीन रहा है, हमारी बहन बेटी का सुरक्षा छीन रहा है, हमारी वोट छीन रहा है, हमारी रेशन छीन रहा है, हमारी काम छीन रहा है। ये तुरंत यहाँ एसआईआर के द्वारा ये लोग को पहले डी वोटर कर देना चाहिए, वोटर लिस्ट से इसको हटाना चाहिए, उसका बाद ये लोग को पुशबैक करना चाहिए। अब मसला तो अवैध प्रवासी का है,
बांग्ला भाषियों का नहीं है, बांग्लादेशियों का है। लेकिन देखिए, ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि भाषाई आतंकवाद हो रहा है। तो पहले तो हम इसे समझ लें कि ये बांग्ला भाषियों के साथ अत्याचार हो रहा है या बांग्लादेशियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसे वो बंगाली अस्मिता से जोड़कर अपनी राजनीति करने की कोशिश कर रही हैं ममता बनर्जी। हर्षवर्धन जी, इस पर आपका टेक। देखिए, इसमें जरा सा भी संकोच नहीं है मुझे ये कहने में कि ममता बनर्जी हमेशा इस तरह की विभाजक राजनीति करती है। उन्होंने प्रदर्शन कर दिया कोलकाता में कि देश भर में बंगाली लोगों पर अत्याचार हो रहा है। क्या देश के किसी हिस्से में किसी बंगाली पर किसी तरह से कोई अत्याचार कर सकता है? नहीं कर सकता है। लेकिन ये एक कवर फायर के तौर पर देखा जाता है। कई बार कहते हैं ना कि आपको कुछ करना है और उसके लिए बोल कुछ और रहे हैं। अब उनका, चूंकि उनको दिख रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए जो अवैध घुसपैठिए हैं, जिनकी चिंता वो भी 2005 में करती थी, जब 2011 में सरकार में नहीं आई तो उसके पहले यही सवाल ममता जी खड़ा करती थी कि जितने बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं इनको कम्युनिस्ट गवर्नमेंट निकालने नहीं दे रही। आज वही भाषा बदल गई है, ममता जी की हो गई। और भला सोचिए, देश का कौन हिस्सा है भाई, कहीं से एक खबर नहीं आई, लेकिन ये ऐसी पार्टी है जिसने देश में विभाजक रेखा खींचने की कोशिश की है, पूरे देश में हंगामा खड़ा कर दिया, कहा कि हर राज्य में बंगालियों पर अत्याचार हो रहा है। हमें तो कहीं नहीं दिखता है, और जो बंगाली हैं उनको भी लगता होगा कि हम तो जहां हैं यहां के हैं, क्योंकि देश में ऐसा कोई विभाजन है नहीं। जैसे मैं तो अपने शहर जिस प्रयागराज से मैं आता हूं, वहां तो जो बंगाली हैं वो हमसे ज्यादा बंगाली हैं। उनका अपना शहर या किसी का भी जो शहर है, जब आप इस तरह की बात करते हैं तो आपके मन में सिर्फ और सिर्फ सत्ता जाने का डर होता है। 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। निश्चित तौर पर ममता बनर्जी वहां बहुत ताकतवर है। उनकी ताकत की एक बड़ी वजह जो फिरहाद हकीम जैसों के बयान से भी दिखता है, जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, जो मुस्लिम बहुल विधानसभा है, उनकी वजह से है। और उनको लगता है कि अगर एक छोटा सा भी हिस्सा हिंदू मतदाताओं का आया तो उसमें लाभ होगा। इसी वजह से वो बंगाली अस्मिता का मुद्दा उठा रही हैं और देश में विभाजन की कोशिश कर रही हैं अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए। तो बीजेपी का अगर ये स्ट्रेस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर है तो फिर डर क्यों है ममता बनर्जी को? उनको डर लग रहा है उनके वोट चले जाएंगे। उसी का धरातल तैयार कर रही हैं वो। जब ये बात कहती हैं कि बंगालियों पर अत्याचार हो रहा है तो उसी का धरातल तैयार कर रही हैं। जैसे कि जो विशेष गहन पुनरीक्षण है उसको लेकर बिहार में जितनी आवाज़ें उठ रही हैं, ख़ासतौर से अब आप सुप्रीम कोर्ट देखेंगे, वहाँ पर भी जिस तरह की बात कही गई है अब कि 13 करोड़ लोग हैं, लेकिन जो निवास प्रमाण पत्र हैं वो 13 करोड़ से ज़्यादा है, 13.189% मतलब करोड़ जो है वो प्रमाण पत्र दिए गए हैं। तो जिस तरह की वहाँ पे आवाज़ें उठ रही हैं कि किस तरह से उसको किया जा रहा है, किस तरह दिक्कतें हैं, जो ममता बनर्जी उसी को आगे बढ़ाने के लिए पूरा धरातल तय कर रही हैं कि ये जो जब वो विरोध करेंगे SIR का, वो इसीलिए करेंगी कि भाई ये बांग्लादेशियों को, मतलब जो बंगाली लोग हैं उनको बांग्लादेशी बनाकर बाहर निकालना चाहते हैं और ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें तैयार हो। दूसरी तरफ एक डर भी है, जिस तरह से बीजेपी ने विधानसभा चुनावों में जिस तरह से अपना वोट परसेंटेज बढ़ाया है पिछली बार, उसका भी डर कहीं ना कहीं है कि क्या इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जिस तरह से अपने संगठन को वहाँ मजबूत किया है, जिस तरह से वहाँ पर कई नेता उन्होंने तृणमूल कांग्रेस से अपनी तरफ खींचे हैं या बाकी जगहों से खींचे, तो उस तरह से जो उन्होंने संगठन को मजबूत किया उसकी भी कहीं ना कहीं डर जो है ममता बनर्जी में है। बिल्कुल। अच्छा, एक और खबर, बड़ी महत्वपूर्ण खबर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पहली बार आमने सामने होगी। दोनों देशों के बीच एशिया कप के दौरान 14 सितंबर को टक्कर होगी और ये मैच दुबई में खेला जाएगा। एशिया कप की तारीखों का ऐलान हो चुका है जिसमें भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में है, लेकिन मौजूदा हालात में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने पर ही सवाल उठ रहे हैं और लगातार उठ रहे हैं। कुछ दिन पहले भारत की टीम ने लेजेंड्स टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया था। ऐसे में सोशल मीडिया पर आम लोगों के अलावा पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भी पाकिस्तान के साथ मैच खेलने पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने तो सरकार से ही सीधा सवाल पूछ लिया है। तो जो बयान आए हैं वो पहले आपके सामने रख दें, फिर इस पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है। चर्चा होगी। डेलीगेशन भेजने के बाद अगर पाकिस्तान अपना भारत का दुश्मन है तो ये खेल के दिखावा करने की बात क्यों है? क्यों खेलना चाहिए? क्यों एशिया कप होना चाहिए? क्यों दुबई में जाके ये मैच होनी चाहिए? तो ये सब जो है ये ढोंगी लोग सत्ता में बैठे हैं, इनको कुछ इसके सिवा करना आता नहीं। दिखावा अलग करते कुछ है, मन में कुछ है और करते कुछ है। ये क्यों ये मैच खेलना जरूरी है विनोद जी? क्या कोई एस्केप नहीं है?
क्यों एक ही तरीके की चर्चाओं को बार बार करना पड़ता है? हम अलग अलग फ्रंट पे पाकिस्तान को बैन कर देते हैं, हम एंटरटेनमेंट पे भी पाकिस्तान को बैन कर देते हैं, लेकिन जैसी बात क्रिकेट की आती है हम ये क्यों नहीं कर पाते हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय कमिटमेंट होते हैं हर उसके, बीसीसीआई का भी होगा, जब इंटरनेशनल मैच होगा, टूर्नामेंट होगा, वो चैंपियंस ट्रॉफी हो, वर्ल्ड कप हो, कोई भी हो, तो पाकिस्तान भी एक टीम के रूप में आएगा, तो कैसे मना कर देंगे खेलने के लिए? क्या संयुक्त राष्ट्र संघ में आप पाकिस्तान के साथ नहीं बैठते? क्या आप और जो इंटरनेशनल फोरम्स वहाँ पर बैठते हैं ना? तो ये तो इंटरनेशनल कमिटमेंट है। लेकिन सर, साथ में बैठना और दो देशों का साथ में मैदान पे एक साथ क्रिकेट खेलना, नहीं भाई, तो आप आईसीसी अपने को बाहर कर लेंगे क्या? पाकिस्तान की टीम जब वहाँ खेलेगी टूर्नामेंट और वो ग्रुप में है, या मान लीजिए दूसरे ग्रुप में भी हो, जीत के बराबर आज सामने आ जाते हैं, तो क्या करेंगे? मना कर देंगे? नहीं, बॉयकॉट नहीं किया जा सकता। ये कोई पार्लियामेंट थोड़ी है कि आप वॉकआउट करके चले आइए। नहीं, मैं इसीलिए आपसे पूछ रही सर, क्या बॉयकॉट नहीं किया जा सकता? कोई एस्केप नहीं है। नहीं, बॉयकॉट करेंगे तो आप बॉयकॉट कर लीजिए, एस्केप कैसे होगा? मतलब ये इंटरनेशनल, हाँ, भारत पाकिस्तान पर्सनल मैच नहीं खेल रहे हैं कि इंडिया की टीम पाकिस्तान जाए या पाकिस्तान की टीम इंडिया आए, लेकिन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में तो आपको खेलना पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। क्योंकि अब आपने गुजरात में हुआ ना, अहमदाबाद में हुआ था, नहीं हुआ था अभी वर्ल्ड कप जो हुआ था 2-3-4 साल पहले, याद करिए, जिसमें भारत हार गया था वो मैच हुआ था। तो ये जो कहना, ये बीसीसीआई का अंतर्राष्ट्रीय एक हर संस्था का कमिटमेंट होता है, इसलिए मुझे लगता है कि उसमें, हाँ, 1-to-1 जो मैच होता है, सीरीज जो है वो नहीं हो रही है, जो अभी लेजेंड्स वाला हुआ था, उस तरह के मैच सीरीज आप अलग अपने हटा सकते हैं। नहीं, इंटरनेशनल मैच से कैसे आप अलग कर सकते हैं? आपको टूर्नामेंट ओलंपिक से कह दीजिए, आप ओलंपिक में दीजिए, आप अलग नहीं हो सकते, आप जैसे ओलंपिक खेलना है तो खेलना है। अब नीरज चोपड़ा भी जा रहे हैं और वो भी आ रहे हैं, अब नीरज चोपड़ा कहते हैं मैं तो नहीं भाला फेंकूंगा क्योंकि ये पाकिस्तान वाले आ गए, तो ऐसा नहीं हो सकता ना, तो वहां तो खेलना पड़ेगा आपको। समीर जी, देखिए, मुझे लगता है ओलंपिक के और एशिया कप की तुलना नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि जिस प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि भाई टेरर एंड ट्रेड साथ में नहीं सकता, टेरर एंड टॉक साथ में नहीं सकती, खून और पानी साथ में नहीं बह सकता, तो मुझे लगता है कि ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। निश्चित रूप से एशिया कप इतना बड़ा थोड़ी है, कोई वर्ल्ड कप थोड़ी कि 4 साल में एक बार हो रहा है और भारत को मतलब उसके अंदर जाके खेलना मजबूरी है। एशिया कप में अगर भारत वॉकआउट कर देगा, और भारत आज इतनी बड़ी ताकत है क्रिकेट के अंदर, बीसीसीआई इतनी ताकत रखती है कि अगर बीसीसीआई कह देगा कि हम नहीं खेलेंगे और भारत सरकार कहती है कि एशिया कप से भारतीय क्रिकेट टीम विड्रॉ कर रही है, तो मुझे लग रहा है कि फिर यह होगा कि भाई एशिया कप से पाकिस्तान को बाहर करके भारत को लिया जाएगा। भारत की जो ताकत है, मुझे लगता है कि वो बताने की जरूरत है किसी भी स्थिति में, चाहे वो दुबई में हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो। इस समय जब भारत और पाकिस्तान के बीच इतना तनाव है, और जब देश के 140 करोड़ लोग नहीं चाहते कि भारत इस समय किसी भी तरीके से पाकिस्तान के साथ, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो, चाहे कोई टॉक कंटिन्यू करे, मुझे लग रहा है जब आप कह रहे हो कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू, ऐसे स्थिति में भारत और पाकिस्तान का खेल होगा। मुझे लगता है कि भारत के 140 करोड़ की जनता इसे बहुत अच्छे और सहज भाव में नहीं लेगी। 14 सितंबर की तारीख भी है, भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच होगा। वो देश की जमीन पर भले ही ना हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, मैच तो पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है। हर्षवर्धन जी, देखिए, मैं अपने आप से पूछूं, मेरा मन ये कहता है ये मैच नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं ना बीसीसीआई में हूं, ना मैं आईसीसी में बैठी हुई हूं। आई एम नो वन टू डिसाइड कि ये मैच होगा या नहीं होगा। आईसीसी का अध्यक्ष तो जय शाह हैं। मैं तभी आपसे पूछी हूँ सर कि कोई तरीका नहीं है कि एशिया कप से ही भारत ये कहे कि मैं विड्रॉ करता हूँ, भारत नहीं खेलेगा जहां पर उसे पाकिस्तान के साथ खेलना पड़े। देखिए, ये अपरिहार्य स्थितियां हैं। भारत ने हर संभव कोशिश कर ली है, लेकिन ये जो आतंक का जाहिल मुल्क है पाकिस्तान, पूरी तरह से आतंक के अलावा कुछ उसको आता नहीं। क्रिकेट खेल के भारत के साथ पाकिस्तानी खिलाड़ी पैसा कमाते हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को कुछ पैसा आ जाता है, और उसके बाद वो आतंकवादियों के समर्थन में कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में उनके क्रिकेटर और पूर्व क्रिकेटर रैली निकालते हैं। वो इंस्टाग्राम पर और दूसरे सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ गालियां देते हैं। बिल्कुल, कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं है, ये किसी ट्रीटी से हम नहीं जुड़े हैं, ये कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि बीसीसीआई भारत का कोई सरकारी पक्ष है। हम नहीं खेलेंगे क्रिकेट, और हम खेलेंगे भी तो हम अपनी शर्तों पर खेलेंगे। भारत और पाकिस्तान का मैच क्यों होना चाहिए? क्योंकि उससे पैसा सबसे ज्यादा आता है। सर्वाधिक पैसा भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच पर दुनिया में लगा होता है, उसे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा पाकिस्तान भी जाता है, यह भी समझना होगा। वहां के खिलाड़ी 2-2 कौड़ी के मोहताज हो जाएंगे, और हमें करना ही चाहिए। ये पीपुल टू पीपुल कॉन्टैक्ट से बड़ा फ्रॉड इस धरती पर कुछ है नहीं।
जहां सरकारें बात करने की स्थिति में नहीं है। हमें यही नहीं पता है कि हम जिस प्रधानमंत्री से बात करेंगे पाकिस्तान में वो कल को रहेगा या जेल भेज दिया जाएगा। हमारे जैसा देश नहीं है ना, वो हमसे कटकर भले अलग हुआ है, लेकिन वो इस्लामिक मुल्क है, कट्टर इस्लामिक मुल्क है और आतंकवादी मुल्क है। दोनों का फर्क समझना पड़ेगा हमें। और अगर ऐसी कोई कमिटमेंट है कि हम क्रिकेट उससे खेलेंगे, तो ये तो मुझे सीधे सीधे भारत के आत्मसम्मान पर चोट लगती है। मोदी सरकार को जो समझना हो समझे, जो करना हो करे, बीसीसीआई और आईसीसी को जो करना हो करे, लेकिन निश्चित तौर पर भारत को पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए जब तक कि, और अगर कुछ भी तो होता हुआ दिखे ना, पाकिस्तान कहे कि ठीक है ये जो आतंकवादी घूमते रहते हैं हम इनको आत्मसमर्पण करा रहे हैं, हम इनको आपको देंगे, आप अपने यहां मुकदमा चलाइए, हम इनकी गतिविधियां बंद कराते हैं, वो कुछ तो कर नहीं रहा है। वो असीम मुनीर बता रहा है कि हम तो कश्मीर के लोगों के साथ लड़ाई में, और हम कहेंगे ना ना हम तो क्रिकेट खेलेंगे। शर्मसार करने वाला है, इससे ज्यादा आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने वाला कुछ नहीं हो सकता। ठीक, अगली खबर ऑपरेशन सिंदूर का असर है कि अमेरिका ने टीआरएफ को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में डाल दिया है। ये वही टीआरएफ है जिसने 22 अप्रैल को पहलगाम में बर्बर अटैक की जिम्मेदारी ली थी। अब पाकिस्तान का एक और झूठ या यूं कहें कि फरेब सामने आया, वो भी कैमरे पर आया। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार ने टीआरएफ को आतंकी संगठन की सूची में शामिल करने का स्वागत तो किया, मगर वो अमेरिका से सबूत मांग रहे हैं कि पहलगाम टेरर अटैक में अगर टीआरएफ के खिलाफ सबूत है तो दिखाए। विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि टीआरएफ को लश्कर का विंग बताना गलत है, क्योंकि पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा खत्म हो चुका है। The U.S. has designated, as you know, a number of groups as terrorist organizations in Pakistan, and most recently this resistance front that initially took the responsibility for this attack in Kashmir and later withdrew that responsibility. What would you say to the U.S. in terms of how Pakistan is trying to shut down some of these designated groups? Is the government trying to cut off their fundraising, prevent them from training, and so on? You see, it is obviously sovereign decision of United States. They have designated TRF. We have no issue, and we welcome if they have any evidence that it is involved. But linking it to the Lashkar-e-Taiba, LET, is wrong. That outfit was dismantled years ago by Pakistan. The actors were prosecuted, arrested, jailed, and the entire outfit of LET was destroyed and is no more there. So if it is an independent entity, TRF, and the US authorities have any evidence that they were involved, we have no objection to that. Obviously, it's a sovereign state decision. But surely, I can guarantee you that this TRF has nothing to do with the Lashkar-e-Taiba, LET, which has become defunct years ago. ये पाकिस्तान ऐसा मुल्क है, ये चाल से तो जाता है, चालाकी से नहीं जाता है, लेकिन चालाकी दिखाता है इतनी मूर्खता के साथ कि कैमरे पर पकड़ा जाता है। अब राहुल जी वो ये कह रहा है कि पहले ये बताएं तो सही कि टीआरएफ आतंकी संगठन है या नहीं है, सबूत तो दिखाएं, जबकि लश्कर खत्म हो चुका है। देखिए, ये तो पाकिस्तान की मजबूरी है कि यूएस ने जो है टीआरएफ को बैन कर दिया। अब उनकी मजबूरी है, वो करें या ना करें, उनको करना पड़ेगा। यूएस के साथ अपने संबंध जो है वो बेहतर बनाना चाहते हैं, इसलिए कुछ कह नहीं सकते। तो ये कहना कि हमारे यहाँ आतंकवाद खत्म हो गया या लश्कर-ए-तैयबा खत्म हो गया, तो लश्कर-ए-तैयबा के लोग जो हैं वहाँ पर क्यों हैं? बिल्कुल ठीक बात है। वहाँ पे उसका मुखिया जो है उसको आप कहते हो जेल में रखा हुआ है, लेकिन वो घूमता हुआ नजर आता है। तो ये सारे बातें हैं। देखिए, पाकिस्तान हमेशा से पाकिस्तान का दोगला चेहरा रहा है। अगर आप करगिल की बात याद करें तो डीजीएमओ के साथ मीटिंग हुई थी, उस वक्त खत्म करने के लिए सारा जो लड़ाई हो रही थी। उसके बावजूद जब सारा कुछ तय हो गया, रिटर्न वे में तय हो गया, उसके बावजूद जो पाकिस्तान की सेना है वो अलग अलग जगह में वहाँ पहाड़ों में भारतीय सेना पर हमले करती रही, जब तक कि भारतीय सेना ने ज़बरदस्त जो है गोलाबारी नहीं की। उसके बाद जाके शांति हुई। तो आप कुछ तय करते हैं टेबल पे, पीछे जाके कुछ और करते हैं। ये हमेशा से उसकी फितरत रही है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान पे किसी भी इशू पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। अब हम बार बार ट्राई कर चुके हैं। हमारे वेरियस प्रधानमंत्री जो हैं वो पाकिस्तान के साथ दोस्ती की पहल भी कर चुके हैं, जिसको पाकिस्तान ने बार बार बैक स्टेप किया। तो अब मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की दोस्ती या किसी भी तरह की पहल जो है वो भारत कर पाएगा। अच्छा, पाकिस्तान पहलगाम आतंकी हमले पर चाहे जितने झूठ बोल ले, सच क्या है वो पूरी दुनिया जानती है। उसके बाद भारत पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को खंडहर में तब्दील कर चुका है। कैसे पाकिस्तानी आतंकियों के जनाजे में चीख पुकार मची हुई थी, ये सबने देखा।
लेकिन आतंक को ध्वस्त करने में जो सबसे बड़ी भूमिका थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका जिक्र किया। तमिलनाडु में मोदी ने स्वदेशी की ताकत पर जोर दिया। कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मेड इन इंडिया हथियारों ने आतंकियों के आकाओं की नींद उड़ा दी है। पूरी दुनिया आज भारत की ताकत का लोहा मान रही है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मेक इन इंडिया की ताकत देखी है। आतंक के ठिकानों को मिट्टी में मिलाने में मेड इन इंडिया हथियारों की बड़ी भूमिका रही है। भारत में बने हथियार आज भी आतंक के आकाओं की नींद उड़ाए हुए हैं। इंटरनल सिक्योरिटी की बात है। अब आप देखिए, मोदी की जो चेतावनी है वो ये है कि मारेंगे, बताकर मारेंगे, भीतर तक मारेंगे और मेड इन इंडिया हथियारों से मारेंगे। नहीं, बहुत अच्छी शानदार बात है कि भारत के बनाए हुए हथियारों ने ऑपरेशन सिंदूर में कमाल दिखाया और पाकिस्तान की कमर तोड़ दी जी। और प्रधानमंत्री जी ने उसी का जिक्र किया है और पाकिस्तान को समझना चाहिए। अभी जैसे राहुल कह रहे थे कि पाकिस्तान ने कारगिल में जिस तरह से बैकट्रैक किया और युद्ध विराम के बाद जो है, अरे भाई 71 में मैं भी गया होके आया हूँ बॉर्डर पे, नागी बॉर्डर जो राजस्थान में है, 16 सितंबर को युद्ध विराम हो गया, सरेंडर हो गया नियाजी साहब, जनरल नियाजी का, और सब कुछ हो गया। 26 सितंबर को दिसंबर की बात है, 26 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमला करके वो नागी का पूरा एरिया ले लिया वहाँ के लोगों ने। बाद में फिर हमारी सैनिकों ने लड़ाई लड़ी और स्थानीय लोगों से सहयोग किया, फिर उसको छुड़ाया। तो पहले भी रहा है। तो पाकिस्तान इन सब मामलों में उसको भरोसे काबिल मुल्क बिल्कुल नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो प्रधानमंत्री जी ने कहा निश्चित रूप से हौसला बढ़ाने वाली बात है। देश का भी हौसला बढ़ाएगा, फौज का भी हौसला बढ़ेगा, और जितना भारत के स्वदेशी हथियार हैं, जितना हम उसमें ज़्यादा बेहतर काम, जैसे ब्रह्मोस भारत में ही बना आपका जो है, ठीक है, वो S-400 जो है वो रूस से हमने लिया प्रणाली, लेकिन ब्रह्मोस तो भारत में ही बना है। और भी बहुत सारे हथियार जो है जो भारत में बन रहे हैं, आकाश जो है, तो निश्चित रूप से इसमें बहुत तरक्की की है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भारत के जो हथियार बनाए हुए हैं वो ज़्यादा कारगर साबित होंगे, क्योंकि वो हमारी स्वदेशी तकनीक के भी होंगे, स्वदेशी वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार किए गए होंगे। और जब स्वदेशी वैज्ञानिक को तैयार करता है तो परिस्थितियाँ भी जो भारत की हैं उनके अनुकूल तैयार होता है, और उसमें उनका एक देशभक्ति का जज्बा भी शामिल होता है। ये बात तो सिर्फ सौदेबाजी के लिए नहीं होता, खाली जो आप दूसरे देशों से खरीदते हैं तो वो जो बनाते हैं वो अपने सौदेबाजी के लिए बनाते हैं, लेकिन हम जब बनाते हैं वो अपने देश के लिए बनाते हैं। एक खबर और आज कहानी कुर्सी की में हम शामिल कर रहे हैं, बात जगदीप धनखड़ की, जिनके इस्तीफे पर काफी बवाल हो चुका है। खबर यह है कि विपक्ष धनखड़ को फेयरवेल देने की तैयारी कर रहा है, लेकिन अभी तक इसके कोई संकेत नहीं है कि खुद धनखड़ विपक्ष का ये न्योता कबूल करेंगे या नहीं करेंगे। धनखड़ ने पिछले सोमवार को अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देकर सभी को हैरान कर दिया था। उन्होंने इस्तीफे की वजह अपना स्वास्थ्य बताया, लेकिन घटनाक्रम से यह साफ है कि इसकी वजह कुछ और है। इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने सरकार से ये मांग की थी कि वो धनखड़ के लिए फेयरवेल दें, लेकिन जब सरकार ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया तो विपक्ष खुद उन्हें फेयरवेल देने की तैयारी कर रहा है। अब जगदीप धनखड़ इसके लिए राजी हैं या राजी नहीं हैं, ये वो जाने। अभी तक इस पर और कोई खबर नहीं आई धनखड़ के साथ, लेकिन इतना तो तय है समीर जी, ऑल इज नॉट वेल। निश्चित रूप से देखिए, जब विपक्ष को अब मौका मिला है कि जब उपराष्ट्रपति का अचानक इस्तीफा हुआ है और सरकार और उपराष्ट्रपति के बीच में जिस तरीके से किसी बात को लेकर मतभेद उत्पन्न हुए, तो विपक्ष इसका एक राजनीतिक फायदा लेना चाहता है और मतलब सरकार को निश्चित रूप से परेशानी में डालना चाहता है। अब जब विपक्ष को पता है कि भाई सरकार की तरफ से कोई फेयरवेल नहीं होने वाला है, तो विपक्ष धनखड़ साहब को अपनी तरफ से फेयरवेल देने की कोशिश कर रहा है। मुझे इसकी संभावना कम लगती है कि विपक्ष अगर फेयरवेल ऑर्गेनाइज करेगा तो धनखड़ साहब उस फेयरवेल में शामिल होंगे या उस न्योते को स्वीकार करेंगे, लेकिन विपक्ष इस बात की कोशिश करेगा कि धनखड़ साहब उस फेयरवेल में आए और कुछ ऐसा बोले कि जिससे फिर हमें मुद्दा मिले और फिर हम सरकार को कटघरे में खड़ा कर सके, या उस फेयरवेल में वो भावुक होकर कोई सरकार के खिलाफ बयान दे दे और क्या बातचीत हुई है उसको वो सार्वजनिक करे। तो विपक्ष की पूरी कोशिश होगी और सिर्फ फेयरवेल तक सीमित नहीं रहने वाली है। धनखड़ साहब में नहीं आएंगे, उसके बाद विपक्ष के कई बड़े नेता धनखड़ साहब से मिलने जाएंगे, अपनी सांत्वनाएं देंगे, कोशिश करेंगे कि धनखड़ साहब कुछ इस तरह के बयान दे, फिर वो फोटो जारी करेंगे। तो विपक्ष इस बात को लगातार कोशिश करता रहेगा। कितने सारे पॉलिटिक्स के फेसेस होते हैं ना,
कभी जगदीप धनखड़ जो है सबसे ज्यादा परेशान करने वाले, सबसे ज्यादा स्कूलिंग करने वाले, सबसे ज्यादा रोकने टोकने वाले नेताओं में से एक दिखाई दे रहे थे। माफ कीजिएगा, राज्यसभा के चेयरपर्सन के तौर पे वो दिखाई दे रहे थे, है ना हर्षवर्धन जी। अब उनके फेयरवेल के लिए विपक्ष कितनी ज्यादा लालायित है। विपक्षी है जो सबसे ज्यादा आरोप लगा रही थी, अब विपक्षी चाहती है कि उन्हें फेयरवेल दिया जाए। नहीं देखिए, अब ये तो अंदर की बातें हैं, लेकिन अब ये तो सामने आ गया है ना कि महाभियोग के बाद से वो ऐसा डरे थे जगदीप धनखड़ जी। ज़्यादातर खबरें जो अब निकल कर सामने आ रही हैं, जो वहाँ रिपोर्टर्स थे, जो लोग पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में रहते हैं, सरकार की तरफ से भी जो फीलर्स आए हैं जो साफ साफ दिख रहे हैं, तो वो दिख रहा है ना कि जगदीप धनखड़ जी विपक्ष के नेताओं के साथ थोड़ा उनके बुनहोमी अच्छी हो गई थी। यहां तक हो गई थी कि सोचिए सरकार को उन्होंने भरोसे तक में नहीं लिया और 63 विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर से अविश्वास प्रस्ताव, महाभियोग, उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। तो कहीं न कहीं ये कुछ गड़बड़ तो थी। और पिछले कुछ समय में जो अपनी अथॉरिटी को एकदम स्थापित करना चाहते थे, उपराष्ट्रपति की कोई अलग से कोई अथॉरिटी नहीं होती है, ये भी थोड़ा समझना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनली वो चेयर ऑफ द अपर हाउस हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। उपराष्ट्रपति को अगर वो इस तरह से देखें जैसे दुनिया के दूसरे देशों में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, तो ये थोड़ा मुश्किल होता है। अगर वो विपक्ष के फेयरवेल में, विपक्ष तो ये कोशिश करेगा, या किसी बयानबाजी की तरफ जाएंगे, तो स्थिति भारतीय जनता पार्टी और सरकार के लिए भी असहज होगी, लेकिन कोई धनखड़ साहब के लिए बहुत अच्छा होने वाला है ऐसा मैं नहीं मानता हूं। देखिए, विपक्ष की तो प्लानिंग यही है कि ये करके वो सरकार को शर्मिंदगी महसूस करवाए, वो धनखड़ जी के लिए लूज करने को क्या है। अब अगर ये बात हम कहें कि धनखड़ जी विपक्ष के करीब हो रहे थे, तो लूज करने को क्या है। लूज कर चुके, जो होना था वो लूज हो चुका, लूज कर चुके हैं। अब वो करेंगे, उनके कार्यकाल को अच्छे तरीके से भी याद किया जा सकता है, लेकिन एक और एडिशन, एक और चैप्टर अगर अब लिखा जाएगा कि ऐसे ऐसे हुआ, फिर ये हुआ, फिर एम्बैरेसमेंट का एक और चैप्टर ऐड होगा। एम्बैरेसमेंट तो हो चुकी है ना। एम्बैरेसमेंट तो तभी हो गई जब आपने वाइस प्रेसिडेंट को इस तरह से कहा कि आप भाई चले जाएं। प्रैक्टिकली तो यही है ना, अंदर अंदर, बाहर से जो मर्जी कहते हैं इस्तीफा दिया और ये जो भी कहा नहीं। लेकिन इसको यूं भी देखें ना कि चलिए सत्यपाल मलिक ने कर ही लिया, तो क्या गेन कर लिया उन्होंने। दोनों है, मतलब दोनों पक्ष आएगा ना, दोनों पक्ष। अच्छा, एक खबर जो है वो ये पढ़ना मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए क्या है, हम सब पत्रकार जो हैं वो सूत्रों के हवाले से बहुत सारी खबरों को रिपोर्ट करते हैं और ज्यादातर सूत्र सही साबित होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे मौके भी आते हैं जब सूत्र खतरनाक साबित होते हैं। अब सूत्रों की खबरें गलत भी होती हैं, क्योंकि जिन लोगों पर भरोसा करके हम खबर चलाते हैं वो कई बार गलत साबित हो जाते हैं। जैसे कुछ दिनों पहले हमने एक खबर चलाई थी कि उपराष्ट्रपति का दफ्तर सील कर दिया गया, तुरंत घर खाली करने के लिए कहा गया है। बाद में जब हमने इसकी और पड़ताल की और डिटेल चेक की, तो ये पता चला कि हमारे सोर्स गलत थे। इसके लिए हम अपने दर्शकों से माफ़ी मांगते हैं। हम खबरों की एक्यूरेसी के लिए बहुत ही सतर्कता बरतते हैं, हमारा विश्वास मानिए। हमारी कोशिश यही रहेगी आगे भी कि हम दर्शकों तक हमेशा सही खबरें पहुंचाते रहें। आज कहानी कुर्सी की में बस इतना ही। हर्षवर्धन जी, राहुल जी, विनोद जी और साथ ही समीर जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।